दरजान ने आज सिकंदर के हर अंदाज में ज़रमीन के लिए मोहब्बत, शिद्दत, दीवानगी देखी थी, जिसको महसूस करते उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो उसकी मानो से कितनी मोहब्बत करता है, जो इश्क की मेराज को छूती बेज़रर है। मगर दोनों की आधी अधूरी बातों से वो शदीद उलझा हुआ था। गुलरुख सोने के लिए कमरे में गई ही थी कि अपने पीछे खटके की आवाज़ पर मुड़ी तो आलम खान को देखकर हैरत और खुशी से उसकी जानिब बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम आलम, कैसे हैं आप? बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और ज़र सो गया? मैं तो ठीक हूँ, मगर ज़र ने आपको बताया नहीं कि वो किसी मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा है? उन्होंने अचंभे से पूछते हुए उनके हाथ से कोट लिया। अवैस ने मुझे कॉल की थी, मुझे याद नहीं रहा, बस कामों में इतना मसरूफ़ था। उन्होंने सर हिलाकर कहते शर्ट के बाजू फोल्ड करते वार्डरोब का रुख किया। वो खुद भी नहीं जानते थे कि दरजान पाकिस्तान गया है और गुलरुख को मीटिंग का बोल कर गया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कोई मीटिंग नहीं थी, जिससे वो साफ समझ गए थे कि वो ज़मीन के लिए पाकिस्तान गया है। लेकिन कुछ सवालात उनके दिमाग में थे कि अपनी माँ से झूठ बोलकर क्यों गया और 7 माह बाद ऐसा क्या हो गया जो वो अचानक पाकिस्तान चला गया। गुलरुख को उन्होंने भी जरजान के झूठ की भनक नहीं पड़ने दी थी कि मुबादा वो परेशान न हो जाए। पहले ही वो ज़मीन की वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। दरजान का अचानक पाकिस्तान जाना उनको तफ्शीश में मुब्तला कर रहा था। क्या हुआ आलम? मैं पूछ रही हूँ कि कॉफ़ी लाऊं आपके लिए? गुलरुख की आवाज़ पर वो सोचों के गर्दाब से बाहर निकले। नहीं, मैं फुल हूँ, बस अब रेस्ट करूँगा, उन्होंने गर्दन से हिलाते हुए कहा और स्लीपर्स पहनकर उठ गए। हरदम करवट पर करवट बदल रही थी, मगर नींद आके नहीं दे रही थी। फिर आखिर थक कर वो उठ बैठी। गुलरुख का रवैया उसके साथ इंतहाई अच्छा था, मगर वो सोच रही थी कि आखिर कब तक वो उसे अपने घर में रखेंगे। एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही है, तो वो कहाँ जाएगी? अपने घर का सोचते उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ। रात धीरे धीरे सिरक रही थी और आने वाले वक्त का सोचते उसकी बेख्वाबी और बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मानो, हुआ क्या है? सिकंदर ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम बेफिक्र रहो। जरमीन ने लब कुचलते मदम लहजे में जवाब दिया। तुम खुश थी ना मानो उसके साथ, फिर अचानक क्या हुआ? वो ताहाल उलझा हुआ था। उसके लहजे में जरमीन के लिए परेशानी और फिक्र के गहरे आसार थे। प्लीज, मैं कोई बात नहीं करना चाहती, उसने कुर्ब से कहते हुए आंखें मूंद कर बेड की बैग से सर टिकाया। वो उस वक्त बेड पर बैठी सब कुछ सोच रही थी, जिससे सर का दर्द शदीद बढ़ गया था और उसने जरजान को भी कुछ नहीं बताया था। वो चाहकर भी जरजान को सिकंदर के बारे में बता नहीं पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जरजान सिकंदर को गलत समझे या उसे जज करे। वो खुद सिकंदर को जो भी कहती थी, मगर किसी दूसरे के मुंह से उसकी बुराई नहीं सुन सकती थी। उसकी हालत समझते हुए जरजान ने सर इस बात में हिला दिया। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम की टिकट्स कंफर्म करवाऊं। वो उसको थपक कर कहता बाहर चला गया। शाम का सुनकर जरमीन का दिल डूबा। उसने खुद को तसल्ली देते मजबूत किया, मुझे ये सिकंदर के लिए करना होगा। अगर कोई और उसे ये सब करते देख ले तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ मेरे हज़ाम को बचा लें, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल सबसे प्यारा है। आप तो दिलों के राज जानते हैं ना, मेरे हज़ाम को हदायत दे दें। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज हज़ाम की हदायत और ज़िंदगी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। वो आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से दिल ही दिल में दुआ करती जा रही थी जब जरजान वापस आया। मानो, उसने मोहब्बत से पुकारा। हम शाम में निकलेंगे, ओके? उसने ज़रमीन के सामने बेड पर बैठते हुए नरमी से कहते उसका हाथ पकड़ा। ज़रमीन का दिल कांपा। वो सिकंदर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर दिमाग की सुई वहीं अटकी हुई थी कि वो ये सब सिकंदर की बेहतरी के लिए कर रही है। सर दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, मगर वो इग्नोर किए जा रही थी। दर्द के बाद चेहरा और आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। उसका सुता हुआ सुर्ख चेहरा देखकर दरजान को तशवीश हुई। मानो, तबीयत ठीक है? और आइज़ किस कदर सुर्ख हो गई हैं तुम्हारी? उसने ज़रमीन का माथा छूते परेशानी से इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ ज़र, वो रुंधी आवाज़ में कहती उससे रुख मोड़कर लेट गई। मानो, मैं ठीक हूँ ज़र, उसकी बात काटते वो बहते आंसू साफ करते जोर देकर बोली। ज़रजान ने लब भैंची एक नज़र उसकी पुश्त पर डाली और सोफे पर ढीला होकर बैठ गया। आर यू ओके सर? सिकंदर को सुर्ख होती आंखों से तेजी से पोर्च की जानिब बढ़ते देखकर फाइक ने पूछा। उसने सर हिलाकर जवाब दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सर, कीज़ मुझे दीजिए, कार मैं ड्राइव करता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, फाइक ने फिक्रमंदी से कहते हाथ बढ़ाया। एक ज़रूरी काम है, तुम बस मायनी का ख्याल रखना। वो सपाट अंदाज में कहता गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करता शाह पैलेस से निकलता चला गया। फाइक गहरी सांस भरकर रह गया। गाड़ी चलाते हुए भी ज़रमीन की बातें दिमाग में गूंज रही थीं। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। यू आर नन टू मी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। तुम एक उलझी हुई पजल हो सिकंदर, मैं तुम्हें अपने हाथों से बिखेर नहीं सकती हज़ाम, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। ज़रमीन की सिसकियाँ, उसका भीगा लहजा सिकंदर की गाड़ी में गूंजता महसूस हुआ। उसके सुर्ख लबों का नर्म लम्स उसे अब तक अपने हाथ की पुश्त पर महसूस हो रहा था। यू बीविश्ड मी माइनी। वो स्टीयरिंग व्हील पर जोरदार मुक्का मारते हुए दहाड़ा। 1 घंटे की रैश ड्राइविंग के बाद वो मतलूबा जगह पर पहुंच चुका था। गाड़ी एक तरफ पार करके वो मोबाइल और गाड़ी की चाबी हाथ में लिए गाड़ी से उतरा। ये एक समर हाउस था जहां वो आज 7 साल बाद वापस आया था। पहाड़ी रास्ता 10 मिनट तक पैदल चलकर क्रॉस करता वो बिलाखिर एक खुद का दरवाज़ा खोल रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने एक नज़र पूरे हट में दौड़ाई। पूरा फर्नीचर ढका हुआ था। आगे बढ़कर उसने सोफे और टेबल पर से सफ़ेद कवर हटाए और हाथ में पकड़ा मोबाइल और गाड़ी की चाबियां। टेबल पर फेंक कर खुद दाहिनी दीवार के साथ लगे सोफे पर ढेर होता सर पीछे को गिराकर आंखें बंद कर गया।
तुम एक उलझी हुई पजल हो सिकंदर, और मैं ज़मीन खान मंगिश कभी भी पजल सॉल्व करने में अच्छी नहीं रही। मैं सॉल्व करने की बजाय उनको बिखेर देती हूँ, और मैं तुम्हें अपने हाथों से बिखेर नहीं सकती। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। उसका सिसकता भीगा लहजा फिर से आसपास गूंजा। हाथ की पुष्ट उसके लम्स पर जल रही थी। तुम अपना नाम मेरे नाम से कैसे जुदा कर सकती हो मायनी? मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं हमारे दरमियान आने वाली हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, मगर तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। उस सुर्ख होती आंखों को सामने दीवार पर गाड़कर धीमे लहजे में गुर्राया। तुमने कहा था कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और मुझसे भी यही वादा लिया था। मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ मायनी। फिर तुम क्यों नहीं, क्यों पीछे हट रही हो, क्यों मुझे अकेला कर रही हो? तुम जानती हो मेरे पास रिश्तों के नाम पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, फिर भी तुम ये सितम करने पर राजी हो। आखिर क्यों? मेरी मायनी इतनी कठोर तो नहीं थी। वो दिल की खिड़कियां बखेरे खुद भी बिखरा हुआ था। लहू छिलकाती आंखें, चेहरे पर कुर्ब की गहरी दास्तान रकम थी। वो कहीं से भी मायनी का हजाम, अंडरवर्ल्ड का डार्क मॉन्स्टर, यूनी का बदमाश तरीन लड़का सिकंदर आईएसआई का रेड वुल्फ नहीं लग रहा था। वो इन सबसे यकसर मुख्तलिफ टूटा बिखरा शख्स लग रहा था, जिसकी सारी दुनिया बिखर चुकी थी। चलो अ, चलो मानो। कमरे में दाखिल होते जरजान ने कलाई में पहनी घड़ी देखते हुए विजलत में कहा। कमरे में परेशानी से टहलती जरमीन का दिल बंद हुआ। सिकंदर कहाँ है? बावजूद कोशिश के भी ये सवाल जुबान पर आकर ही रहा था। मानो, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? अगर उससे कोई नाराजगी है तो बैठकर सुकून से बात करो। तुम्हारी नाराजगी खत्म हो सकती है। तुम तो कभी भी घबराकर भागने वालों में से नहीं थी, तो आज राह फरार क्यों इख्तियार कर रही हो? वो उसका सवाल नजरअंदाज करता समझाने वाले अंदाज में मुखातिब हुआ। वो मसले की नोयत के बारे में लाइलम था, मगर अपनी मानो की हर रग से वाकिफ था कि वो कब वो क्या कर रही है, या अब वो कुछ गलत करने वाली है। उसे जरमीन को देखकर उसके अंदाज जांचते सब मालूम हो जाता था। मैं जाना चाहती हूँ जर, और मैं किसी मसले से भाग नहीं रही, बल्कि यही मसले का हल है। जरमीन ने आंसू रोकते हर लफ्ज पर जोर देते ठहर ठहर कर लफ्ज अदा करते कमरे से बाहर का रुख किया। तुम भाग रही हो सिली गर्ल, वो भी उसके अंदाज में हर लफ्ज पर जोर देकर कहता उसके पीछे कमरे से निकला। वो अपना मसला भी तो उससे शेयर नहीं कर रही थी, वरना उसे ये बेवकूफ़ी करने से रोक लेता। तुम जो भी समझो, मगर मैं जानती हूँ कि मैं भाग नहीं रही, बल्कि इसका वाहिद हल मेरे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना ही है। वो बगैर रुके कहती हुई अपने बेडरूम में घुसी। जरजान भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मानो तुम, बस जर, अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ड्रेसिंग रूम में जाते हुए उसने बाआवाज़ बुलंद अपने पीछे आते जरजान को कहा, और ड्रेसिंग रूम में चली गई। मानो, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही हो। जरजान भी उसके अंदाज में ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बाआवाज़ बुलंद बोला, मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते क्या? कुछ देर के बाद वो अंदर से जाने के लिए तैयार होकर निकली। सुर्ख आंखें रोने की चुगली खा रही थीं, चेहरा भी सुर्ख था और चेहरे पर जब्त के गहरे रंग थे। वो उसके सवालात का क्या मतलब निकाल रही थी। जरजान ने अपना सर पीटा। उफ मानो, तुम तो बिल्कुल पागल हो। जरजान ने अफसोस से कहते सर झटका। उसकी बात जरमीन को चंद माह पीछे ले गई थी। तुम बिल्कुल पागल हो अज़ाम, और मेरा पागलपन तुम हो मेरी मायनी। सिकंदर का शिद्दत भरा लहजा उसके आसपास गूंजा। और डूबते दिल को संभालती शीशे के आगे जा खड़ी हुई, एक नज़र अपने सुर्ख सुते हुए चेहरे पर डालकर वो जरजान की जानिब मुड़ी। चलो, उसने जरजान से नजरें चुराते कहा, और तेजी से कमरे से निकल गई। जरजान उसकी कैफियत समझता गहरा सांस भरता, उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस करता उसके पीछे बाहर निकला। बाहर निकलकर पोर्च में आते तक जरमीन की बेचैन नजरें सिकंदर को ढूंढ रही थी, मगर सिकंदर को ना नजर आना था ना आया। अचानक फाइक उसके और गाड़ी के दरमियान आया। सॉरी मैम, आप सर के आने तक कहीं नहीं जा सकती, उसने अदब से कहते जरमीन को रोका। अपने सर से कहो, अगर खुद रोक सकते हैं तो रोक लें, और हाँ, एक बात याद रखें कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उसने गुस्से से चिढ़कर फाइक को जवाब दिया। वो सिकंदर को देखना चाहती थी, एक बार उससे बात करने को मचल रही थी, मगर उसके ना होने पर और फिर फाइक के हाथों उसका पैगाम सुनकर रोते हुए उसे खूब गुस्सा भी आया था। आंसू तो उसने रोक लिए थे, मगर गुस्सा फाइक पर उतरा था। ऐसी टफ सिचुएशन में भी जरजान को उसकी हरकतें देखकर अपनी बेवकूफ़ मानो पर प्यार, गुस्सा और हंसी एक साथ आ रहा था। वो खुद ही अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी। वो सिकंदर को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, और यहाँ उसके साथ रहना भी चाहती थी, मगर दोनों काम वो एक साथ नहीं कर सकती थी, और यही बात वो समझ नहीं रही थी। मानो अगर सिकंदर चाहता है तो तुम रुक जाओ, तो मत उसे छोड़कर मानो अगर सिकंदर चाहता है कि तुम रुक जाओ, तो मत उसे छोड़कर जाओ, मत जाओ, जरजान ने उसकी नम आंखों को देखते कहा। वो जानता था कि जरमीन नहीं जाना चाहती, मगर हर दफ़ा की तरह फिर कोई बेवकूफ़ी करने जा रही है, इसलिए उसे रोकना चाहता था। वो जरमीन को यहाँ से ले जाने ही आया था, मगर उसकी खुशी आज फिर सिकंदर में ही थी, जिसे महसूस करते हुए एक बार फिर उसकी खुशी का साथ देना चाहता था। ज़रमीन ने उसकी बात पर गुस्से से उसे घूरा। उसका अपना दिल ही सिकंदर के मामले में दगा देने की पूरी तैयारियों में था, और रही सही कसर जरजान पूरी कर रहा था। वो मुश्किल दिल को समझा बुझाकर ज़बरदस्ती उस पर बंद बांधे यहाँ तक आई थी, और अब जरजान की ऐसी बातें उसके दिल पर बंधा बंद तोड़ रही थीं। वो खुद को ऊपर से जितना कठोर और मजबूत ज़ाहिर करवा रही थी, अंदर से उतनी ही टूट रही थी, मगर अब उसे करना वही था जो फैसला वो कर चुकी थी। अपने हिसाब से वो सिकंदर को राह रास्त पर लाने का तरीका दरियाफ्त कर चुकी थी, मगर असल हकीकत से यकसर अनजान थी।
तुम तो शुरू से ही कॉवर्ड हो, मगर मैं किसी से नहीं डरती, वो जरजान को घूर कर कहती फाइक को इग्नोर करती गाड़ी में जा बैठी। फाइक ने मदद तलब नजरों से जरजान को देखा, जिसने बेबसी से शाने उचकाए, गोया बताना चाहता हो कि उसके मामले में वो खुद बेबस है। तुम तो बुज़दिल नहीं हो, फिर क्यों भाग रही हो? ज़ुलजान ने गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगाते उसे देखकर उसकी बात का जवाब दिया, मगर ज़मीन यूं हो गई गोया कुछ सुना ही नहीं। मैम प्लीज़, आप सर के आने का इंतज़ार कर लीजिए। उसने ज़मीन की जानिब आकर इल्तिजा की। अगर आपके सर को रोकने का इतना ही शौक था तो मुझे यहाँ रहकर खुद रोकते। ज़मीन के लहजे में खफगी के रंग थे। चलो ज़र, उसने आंसू छुपाने की खातिर आंखों पर डार्क शेड्स लगाए और ज़ुलजान को चलने का कहा। उसका दिल कर रहा था कि धाड़े मार मार के रोए, मगर ज़बरदस्ती खुद पर बंद बांधे बैठी रही। ज़रजान की गाड़ी स्टार्ट करने पर जब गार्ड ने गेट नहीं खोला तो ज़रमीन ने गुस्से से फाइक को घूरा। गेट खोलो, उसने फाइक को देखते गुस्सा जब्त करते लहजे को हत्तुल मकदूर धीमा रखने की कोशिश की। सॉरी मैम, ये गेट अब सर के आने पर ही खुलेगा। उसके जवाब पर ज़रमीन का पारा चढ़ा। अभी दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी का भी फाइक पर कोई असर नहीं हुआ। वो फाइक को ढीठ बना देकर गाड़ी से उतरी। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, दरवाज़ा खोलो। ज़रमीन ने उसे उसकी माँ की कसम देकर शदीद बेबस कर दिया था। एक तरफ सिकंदर का ऑर्डर था तो दूसरी जानिब माँ की कसम। आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब था। वो बेचारा अजीब कश्मकश में मुब्तला था। ज़रमीन की बात मानकर या उसे इनकार करके दोनों जानिब नुकसान उसका ही था। उसने गहरी सांस भरते हुए गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालता साइड पर हो गया। उस बेचारी की जॉब के पीछे क्यों पड़ गई हो? उसने गाड़ी में बैठते ही जरजान उसके गाड़ी में बैठते ही जरजान ने फाइक का परेशान चेहरा देखते ज़रमीन से कहा, तुम तो बिल्कुल खामोश रहो ज़र, तुम्हें बस बातें करनी आती हैं, वरना तुम किसी काम के नहीं हो। और वो बेचारा नहीं है बल्कि पूरा। वो तेज़ लहजे में कहते कहते लब दबा कर रुकी। रात वाला मंजर याद करके अजियत फिर से बढ़ी थी। दिलो दिमाग की जंग ने उसका रवैया गुस्सीला और चिड़चिड़ा कर दिया था। फाइक परेशानी से बार बार सिकंदर का नंबर ट्राई कर रहा था। बेल जा रही थी मगर सिकंदर कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो इसे सूरत हाल से आगाह करना चाहता था, मगर आज सिकंदर ने भी गोया कॉल ना उठाने की कसम खा रखी थी। वो दोनों शाह पहले से आलम भुला गए थे और जलजान का सामान लेकर फौरन एयरपोर्ट की जानिब निकल गए थे। ज़रजान बार-बार उसकी जानिब देख रहा था, जो चेहरा विंडो की जानिब मोड़े खुद पर बामुश्किल ज़ब्त किए हुए थी। वो उसकी कैफ़ियत और ज़िद से खूब वाकिफ़ था। उसने ज़रमीन को इस फ़ैसले से बाज़ रखने की अपनी सी कोशिश भी कर ली थी, मगर वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं थी और ना ही उसकी कोई बात सुन रही थी। ज़रमीन को इस हालत में देखकर उसका अपना दिल दुख रहा था, मगर वो इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वो बस-बुझे दिल के साथ ज़रमीन को अफ़सोस भरी नज़रों से देख रहा था, जो आँसू पीती खुद पर ज़ब्त करती, अपने आप को मज़बूत ज़ाहिर करवा रही थी। सिकंदर आज फिर माजी की यादों में ऐसा गर्क हुआ था कि आसपास का होश भूल बैठा था। पास पड़ा मुसलसल बजता हुआ मोबाइल साइलेंट पर था, जिसकी वजह से वो इस तरफ मुतवज्जा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो लड़का बाप को देखते ही खुशी और जोश से भागकर उनके गले लगा। वालेकुम अस्सलाम। उनके अंदाज में सर्द मोहरी थी, जिसे उस बच्चे ने महसूस नहीं किया था, मगर बाप से मिलने के लिए आते उसके बड़े भाई ने बखूबी महसूस किया था। बाबा, मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस किया। आपने 1 वीक का प्रॉमिस किया था, मगर आप पूरे 1 मंथ बाद आए हैं। वो लड़का बाप से खफगी का शिकवा कर रहा था। वो लड़का बाप से खफगी से शिकवा कर रहा था। उसकी बोलती क्रिस्टल आंखें भी खफगी से भरी थीं। अस्सलाम वालेकुम। बाप के जवाब देने से पहले उसने आगे बढ़कर उनसे सलाम लिया। उन्होंने सर के इशारे से सिकंदर को जवाब दिया और छोटे बेटे का गाल थपक कर खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गए। सिकंदर ने मुड़कर उनकी पुश्त को हैरानी से देखते उनकी गहरी खामोशी और खुश्क रवैये की वजह सोची। भाईजान, बाबा को क्या हुआ? मेरे से नाराज़ हैं क्या? उसने परेशानी से सिकंदर को देखते पूछा। नहीं मेरे शेर, बाबा बस थके हुए हैं और काम की वजह से कुछ थके हुए हैं, तुम परेशान मत हो। उसने छोटे भाई को प्यार से समझाया, मगर बाप के रवैये पर वो खुद उलझा हुआ था। उसे इल्म था कि अपने बेटों को देखकर उनके काम की हर टेंशन, सारी थकन उतर जाती थी और वो हर दफ़ा अपने दोनों बेटों को देखकर ताज़ा दम हो जाते थे। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो उनसे नज़रें मिलाए बगैर ऐसा सर्द रवैया रखे हुए थे? वो अपने छोटे भाई के साथ उनके कमरे में बैठा उसके साथ गेम खेलकर उसके दिमाग को मसरूफ़ रखे हुए था, ताकि वो अपने बाप के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान ना हो। मगर उसका अपना दिमाग मुसलसल सोचों की ज़द में था। आज उन्होंने हर दफ़ा की तरह अपने बेटों के साथ खाना भी नहीं खाया था। सिकंदर हसन शाह, जो एक मुअज़्ज़िज़ आर्मी ऑफ़िसर थे, उनके 2 ही बेटे थे, जिनकी मताए कुल थे। सिकंदर हज़ाम शाह और जज़दान सिकंदर शाह। हज़ाम पढ़ाई के बाद अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पाक फ़ोर्सेस में था और उससे 8 साल छोटा यज़दान अभी मैट्रिक में था। हसन सिकंदर शाह की बीवी यज़दान की पैदाइश पर इंतकाल कर गई थी। हज़ाम अपनी माँ से किया वादा अब तक पूरी जान से निभा रहा था। उसने यज़दान को एक माँ बनकर पाला था। बाप के होते हुए भी सिकंदर ने बाप की तरह हमेशा उस पर साया किया था। एक भाई की तरह हर जगह उसकी ढाल बनता था। उसने आज तक यज़दान को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सिकंदर हसन शाह अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे, खास तौर पर यज़दान से, क्योंकि उसे माँ की मोहब्बत नसीब ही नहीं हुई थी। यज़दान अपने बाप की निस्बत सिकंदर से ज़्यादा अटैच था। वो मज़ीद इन्हीं सोचों में गुम रहता कि पाँव पर दबाव महसूस करके उसने आंखें खोलकर देखा तो बिल्ली का छोटा सा बच्चा उसके पैर पर बैठा उसकी टांगों पर चेहरा दिए हुए था। काफ़ी देर इसी हालत में बैठे रहने पर गर्दन में खिंचाव पैदा हो गया था और शदीद तकलीफ दे सोचों के बाईस सर दर्द से शदीद भारी हो रहा था। माज़ी को याद करते हुए एक बार फिर उसके चेहरे पर दुःख, अज़ियत और गुस्सा फैला हुआ था। उसने एक हाथ से गर्दन को मसलते हुए झुककर दूसरे हाथ से बिल्ली के बच्चे को उठाकर साइड पर रखा और उठ खड़ा हुआ।
اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر گئی جس کی اسکرین پر آنے والی 35 کالز کے نوٹیفکیشن شو ہو رہے تھے۔ اس نے سر سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو 5 کالز کسی انجان نمبر سے تھیں اور باقی کالز 30 کالز فائق کی تھیں۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے فوراً فائق کو بیک کال کی جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی، گویا اسی کا انتظار ہو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مائنی ٹھیک ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے بھاری آواز میں پوچھتے ہوئے ہڈ کو لاک کیا اور پینٹ کی پاکٹ میں چابی ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی کی جانب بڑھا۔ جی سر، وہ ٹھیک تو ہیں مگر کیا؟ سنسان جنگل میں سکندر کی بھاری اور تیز آواز گونجی۔ گاڑی تک پہنچتے اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سر، وہ چلی گئی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر وہ چیخا۔ What the hell are you talking about؟ تم نے اسے کیسے جانے دیا؟ گارڈز کے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے گئی؟ بیوقوفوں کی فوج اکٹھی کر رکھی ہے میں نے، سب کے سب احمق ہو۔ فائق اس کی بات سن کر متوقع شامت کے تصور پر تھوک نکل کر رہ گیا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ ڈیم اٹ! وہ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا چیخا، پھر ماتھا مسلا۔ وہ مضطرب انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر زرمین کو اس کے گلے میں پہنے پینڈنٹ کے ذریعے ٹریس کیا اور گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا۔ یہاں سے ایئرپورٹ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ شکستہ چال چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کو ایک مہم سی امید تھی کہ سکندر کو آخری بار دیکھے گی، مگر اب پلین میں سوار ہوتے ہوئے وہ امید بھی مر گئی تھی۔ اس نے ایک آخری اداس نگاہ ایئرپورٹ پر ڈالی اور پلین میں سوار ہو گئی۔ دماغ میں مختلف سوچیں، سوالات، الجھنیں چل رہی تھیں جس سے سر درد مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات سے لے کر آج صبح تک کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ سوری لٹل گرل، اور بہت جلد یہ سوری میں تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ سکندر کا پہلا تاثر زرمین پر بہت برا تھا۔ جان تو نکال چکی ہو زرمین خان بنگش، جب وہ پہلی مرتبہ زرمین کو انتہائی فلرٹی لگا تھا۔ مجھے تمہاری نفرت بھی سرآنکھوں پر قبول ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زرمین کو اس کی ڈھٹائی پر غصے کی بجائے حیرت ہوئی تھی۔ وائی آر یو سو انسینٹ؟ یہ وہ سوال تھا جو حزام سکندر نے زرمین خان بنگش سے متعدد بار پوچھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں اچھا لڑکا ہوں؟ آج زرمین کو ادراک ہوا تھا کہ کبھی اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا ہے، مگر اس کا احساس کرنے کا، محبت کرنے کا انداز کسی ثبوت کا محتاج نہیں تھا۔ زرمین کا اس بات پر ایمان تھا کہ حزام سکندر دنیا کا بہترین شخص ہے، مگر اب گویا اس کا ایمان کمزور پڑنے لگا تھا۔ آج اس بات کا یقین کر لو کہ میں دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا۔ وہ موقع جب زرمین نے اس بات کو اپنا یقین کامل بنایا تھا کہ سکندر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا یقین اب بھی کامل تھا۔ میرے گھر کو اپنا گھر بنا لو۔ زرمین نے اس کی التجا مان لی تھی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ سکندر کا محبت بھرا نرم لہجہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے آس پاس گونجا۔ چھوڑ دینے کے لیے تمہارے سارے حقوق اپنے نام نہیں لگوائے مائی لیڈی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مزید خفا ہوئی۔ اس نے دماغ میں چلتی سکندر کی آوازوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کانوں پر ہیڈ سیٹ لگا کر تار کو موبائل سے اٹیچ کیا اور سونگ لگا کر سیٹ کی بیک سے پشت ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ زرجان اس پر افسوس بھری نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ کانوں میں پڑتی گانے کی آواز نے دماغ میں چلتی سوچوں پر لمحے کو بند باندھا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں روکتے ہی وہ سرعت سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس خوبصورت کڑیل مرد کی اضطرابی کیفیت میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ پلین ٹیک آف نہیں کرنا چاہیے، اسے کسی بھی طرح روکو، ابھی اسی وقت۔ اس کی دھاڑ پر چیک ان کاؤنٹر پر بیٹھا سٹاف گھبرانے پر مجبور ہو گیا۔ مگر یہ پلین تو آلریڈی ٹیک آف کر چکا ہے سر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے گلا تر کرتے جواب دیا۔ وہ مزید کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اس کی بات سن کر یکلخت خاموش ہوا۔ اس پلین میں ایک چور ہے جو میرا دل، چین، سانسیں، زندگی سب چرا کر بھاگ رہی ہے، اسے روکو۔ لب خاموش تھے مگر دل چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا۔ وہ مڑ کر شکستہ چال چلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا دیا۔ دماغ اس وقت بالکل صاف تھا، یکسر خالی۔ کسی قسم کی کوئی بھی سوچ فی الوقت اس کے دماغ سے محو تھی۔ اچانک اسے دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگی تھی۔ ہر چیز سے لا تعلقی برتنے کا دل کر رہا تھا۔ دل گویا یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وقت کی گنتی اور سر کے بڑھتے درد کو اگنور کیے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 3 گھنٹے۔ موبائل کی مسلسل بجتی آواز پر اس نے چڑھ کر موبائل نکالا، مگر چیف کی کال دیکھ کر گہرا سانس لیتے اس نے خود کو کمپوز کر کے کال اٹینڈ کی۔ رسمی الیکس فلیگ کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا۔ جی سر، بس کل جرمنی کی پوری تیاری ہے۔ جرمنی کے بعد اٹلی میں کیا گیا وارن ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ ان کی بات کا جواب دے کر خداحافظ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس نے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیے اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اب اسے اپنے مشن کی تیاری کرنی تھی، اس پر فوکس کرنا تھا، کیونکہ اس کے لیے زمین سے پہلے اس کا وطن تھا، اس کی مٹی تھی۔ ڈوبتا سورج آج اپنے ساتھ کئی دل ڈبا کر لے گیا تھا۔ ان ڈوبے دلوں میں سے کچھ کے پاس ہمدرد تھے، ہمراز تھے، ہمدم تھے، اور کچھ وقت کی ایسی ستم ظریفی کا شکار تھے جن کے پاس کوئی پرسانِ حال نہیں بچا تھا۔ حزام سکندر شاہ وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہوا تھا۔
प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और ज़रमीन हज़ाम सिकंदर का दिल सुकून नींदें शाह पैलेस में ही कैद रह गई थीं। जब काफ़ी ज़ब्त के बावजूद भी आंसू ना रुके और चेहरा विंडो की जानिब मोड़ गई और बेकुल होते आंसुओं को बहने दिया। उसे रोते देखकर जरजान ने उसे अपने साथ लगाते उसके बाल से हिलाते उसे दिलासा दिया। काफ़ी देर रो चुकने के बाद दिल कुछ हल्का हुआ तो आंसू साफ करती पीछे हुई। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? उसने ज़रमीन को देखते सवाल किया। वो खामोशी से सर इस बात में हिला गई। नाश्ते की मेज़ पर एक अनजान लड़की को मौजूद पाकर आलम खान ठटके मगर चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते हुए बाआवाज़ बुलंद सलाम करते अपनी कुर्सी पर बैठ गए। गुलरुख और अर्जुन दोनों ने एक ज़ुबान इनके सलाम का जवाब दिया मगर अर्जुन की आवाज़ इंतहाई धीमी थी। अर्जुन ये आलम है, मेरे हस्बैंड और ज़र के डैड। उन्होंने अर्जुन को आलम खान से मुतारिफ करवाया। अर्जुन ने उन्हें देखकर सर के इशारे से एक बार फिर सलाम कहा। और आलम, ये प्यारी सी बच्ची अर्जुन यहीं हमारे पास रहेगी। उन्होंने आलम खान से उसका तारुफ करवाते टेबल पर मौजूद अर्जुन के हाथ पर अपनाइए से अपना हाथ रखा। वो जो सोच रही थी कि उसका तारुफ एक अजनबी बेघर लड़की के तौर पर करवाया जाएगा, उतनी अपनाइयत पर सर झुकाकर आंसू पीने लगी। वो दिल से इन सबके एहसानमंद हुई जिन्होंने एक अनजान लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में रौनक तो बच्चियों के दम से होती है। उन्होंने शफ़क़त से कहते अर्जुन के सर पर हाथ रखा। आंसुओं का गोला अर्जुन के हलक में अटका। थैंक यू अंकल, वो बामुश्किल बोल पाई। इस दिल का क्या, यहाँ से भाग जाए। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। ज़ब्त की इंतहा पर पहुँचते हुए उसने अपने आंसू हलक से उतारे और आंखों में आई नमी गैर महसूस अंदाज से साफ करती वापस खाने की जानिब मुतवज्जा हो गई। आलम खान नाश्ते के दौरान मामूल के मुताबिक बातें करते रहे और अर्जुन को भी गुफ्तगू में शामिल किया। हरदम उन सबके मोहब्बत भरे रवैये पर एहसानमंद होने के साथ साथ शशदर भी थी कि आजकल के मादा प्रस्ती के दौर में वो लोग बगैर तहकीक के एक अजनबी लड़की को अपने घर में पनाह दिए हुए थे। न सिर्फ पनाह दिए हुए थे बल्कि उसके साथ इंतहाई खलूस से पेश आ रहे थे। अब तक किसी ने उससे इसके या उसकी फैमिली घर वगैरह के बारे में कोई सवाल तक नहीं किया था। वीकेंड के बाईस आज वो दोनों घर पर ही थे। मैं स्टडी में हूँ, मेरी कॉफ़ी वहीं भिजवा देना। और बेटा, आपको बुक रीडिंग का शौक है? उन्होंने गुलरुख से कॉफ़ी का कहते हुए अर्जुन से भी पूछा। जी, वो यकलफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गई। गुड, चलो फिर मेरी स्टडी में मेरे साथ। आप कोई बुक रीड कर लेना और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर वह इनकार न कर पाई और उठकर उनके साथ चल दी। इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी देखकर वो दंग रह गई। वहाँ मौजूद किताबों की ज़बरदस्त कलेक्शन देखकर वो सराहे बगैर ना रह सकी। आपकी स्टडी बहुत खूबसूरत है और बुक्स कलेक्शन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। इसको देखकर लगता है कि आप इंतहाई बाज़ोक इंसान हैं। वो उनके साथ नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी तो ये उनके नरम और शफ़क़त रवैये का नतीजा था, वरना वो जल्द किसी से घुलने मिलने वालों में से नहीं थी। उसके तारीफ़ करने पर उनके लब मुस्कुराहट में ढले। बाज़ौक़ तो आप भी हैं बेटा, क्योंकि आप ऐसी किताबें पढ़ती हैं, इल्म रखती हैं। उन्होंने दलील के साथ तारीफ़ की कि वो आज भी का भरम रखने को भी इनकार ना कर पाई। आप कोई बुक पढ़ लो तो मैं अपनी मेल्स चेक कर लूँ, बहुत दिन हो गए। वो उसे कहते हुए लैपटॉप खोल गई और वहाँ मौजूद किताबें देखने लगी। कुछ देर बाद एक किताब सेलेक्ट करके वो आलम खान पर एक नज़र डालकर पढ़ने बैठ गई। मुलाजिम दरवाज़ा नॉक करता अंदर आया और कॉफ़ी कप उनकी मेज़ पर रखकर वापस चला गया। मेल चेक करते अचानक उसकी नज़र अपने एक दोस्त की मेल पर गई। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त की मेल देखकर वो बाकी मेल्स इग्नोर करते उसे खोल गए। जैसे जैसे वो मेल पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग फक होता गया। अस्सलाम वालेकुम आलम, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे और भाभी बच्चे भी ठीक होंगे। मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसके लिए तमहीद नहीं बांधूंगा। मैं जानता हूँ कि शायद तुम नाराज़ हो जाओ मगर जहाँ हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी पड़ रही है। तुम्हारे अलावा मैं इस मामले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास फैमिली के नाम पर एक भाई और बेटी ही है और भाई भी तुम जानते हो कि जायदाद के तनाज़े पर मेरे खून का प्यासा हुआ फिर रहा है। ऐसे में तुम मेरे बचपन के वाहिद साथी हो जिस पर भरोसा करके मैं अपनी जान का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि मैं ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा मगर मेरी बेटी इस होलनाक हकीकत से यकसर अनजान है। वो मासूम तो अपने सर पर लटकती हुई खतरे की नंगी तलवार से भी अनजान है। मेरा भाई चाहता है कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची की शादी उसके दो बच्चों के बाप बेटे से कर दूं ताकि हमारे अजदाद की सारी जायदाद खानदान में ही रह जाए। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक शादियां खानदान में ही होती हैं ताकि आबाओ अजदाद से मिलने वाली जायदादें खानदान से बाहर न जाएं। मगर मैं इन फजूल जाहिलियत की रस्मों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं जो उसके सर पर हूँ तो वो महफूज है मगर कल नहीं होता तो उसे सबसे ज़्यादा खतरा अपने ही चचा से है। मेरे बाद मेरी बेटी को खानदानी रस्म रिवाज की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। आलिम, मैं अपनी बेटी के लिए तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इसे भीख ही समझ लो कि तुम मेरी बेटी को अपनी सरपरस्ती में ले लो। दरजान के साथ उसका निकाह मेरी ज़िंदगी में ही कर दो। मेरी मौत के बाद तुम उसे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रखना। वो मेरे पास सिर्फ तुम्हारे पास महफूज रहकर अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं उसे कल की फ़्लाइट से ही तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैं खुद नहीं आ सकता क्योंकि अगर मेरे भाई को इस मामले की भनक भी पड़ी तो मसला हो जाएगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान है मगर बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है मगर अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप कर मरना चाहता हूँ। मैंने उसकी फ़्लाइट टाइमिंग्स और पिक्चर तुम्हें भेज दी हैं और देख लेना, उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि ये कहने की ज़रूरत महसूस नहीं करता कि मेरी बेटी का ख़्याल रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हो और मुझसे कहीं बढ़कर उसका ख़्याल रखोगे। उम्मीद है तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश और खुशी ज़रूर पूरी करोगे। तुम्हारा दोस्त हमदान दुरानी।
उनके जिगरी यार बचपन के दोस्त का पैगाम तो खत्म हो गया, मगर उनका चेहरा आंसुओं से तर था। अर्जुन उनकी हालत से बेखबर कुछ फासले पर बैठी किताब पढ़ने में मुनहमिक थी। उन्हें अपना दिल दुखता हुआ महसूस हुआ। वो खुद बेटी वाले थे, अपने जिगरी दोस्त का दुख बेबसी महसूस कर सकते थे। उन्होंने मेल की टाइमिंग देखी जो 3 दिन पहले की थी। उनका सर चकरा कर रह गया। वो 4 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस गए थे और इतने मसरूफ रहे थे कि मेल चेक करने का वक्त ही नहीं मिला था। ओह मेरे अल्लाह! ये मुझसे क्या हो गया? वो बच्ची 2 दिन पहले यहाँ आई थी और अब न जाने कहाँ होगी। उन्होंने जल्दी से फ्लाइट की टाइमिंग देखी जो परसों रात 10 बजे की थी। उन्होंने सर हाथों में गिराया। या अल्लाह! वो रात गए पराए मुल्क में कहाँ गई होगी? उन्होंने परेशानी से सोचते हुए उसकी पिक्चर खोली तो उन्हें चेहरा इंतहाई शनासा लगा, मगर अगले ही लम्हे उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। ये वाला रूट सब फॉलो करेंगे, मगर इसके कोई चांसेस नहीं है। सिकंदर संजीदगी से नक्शे पर निशानदही करता दायरे में खड़ी पूरी टीम को हदायत दे रहा था। सबके चेहरे पर इस वक्त संजीदगी की तबीयत तय थी। फाइक मुखबरी से मिलने वाली सारी खबरें सिकंदर को दे रहा था और सिकंदर उसकी बात सुनते हुए अगले स्टेप के बारे में सोच रहा था। उस वक्त सिकंदर के चेहरे पर कहीं दुख, कुर्ब और अजियत का कोई नाम तक नहीं था। मिशन के सबब उसने जमीन का मामला बात के लिए उठा रखा था। इस वक्त उसका पूरा ध्यान इस मिशन पर था। झटके से आलम खान ने सर उठाकर सामने बैठी अज़ीम को देखा जो किताब पढ़ने में मुनहमिक थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुदा की कुदरत पर वो शतर बैठे थे कि जिस लड़की के लिए वो पिछले लम्हे परेशान थे, अब वही लड़की उनकी नज़रों के सामने, उनके घर में, उनकी छत के नीचे सलामत और महफूज बैठी थी। शुक्र का आंसू उनकी गाल पर बह निकला। उन्होंने आंखें बंद करके दिल में उतरता सुकून महसूस किया। एक पल की क़यामत थी जो उन पर आकर गुजर चुकी थी। अब वो आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। किसी अनजाने एहसास के तहत अज़ीम ने किताब से आंखें हटाकर उन्हें देखा जो बहते आंसुओं मुस्कुराते चेहरे से उसे ही देख रहे थे। उसे एक पल को उन पर अपने बाबा का गुमान हुआ। वो किताब छोड़कर जल्दी से उनकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ अंकल, आप ठीक हैं? उसने तफ्शीश का इजहार किया। मेरी बेटी ठीक हो? उन्होंने उसका चेहरा हाथों में भरते बेकरारियत से पूछा। उनके मुंह से बेटी सुनकर अजीब एहसास से गिरते उसकी आंखें भीग गईं। उस पल उसे अपने बाबा की याद शिद्दत से आई। इधर बैठो बेटा। उन्होंने उसे सोफे पर बैठने का कहा और खुद भी उसके पास कुछ फासले पर बैठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करें, उस पाकज़ात का शुक्र कैसे अदा करें जिसने उन्हें किसी भी आजमाइश से महफूज रखा था। हमदान कहाँ है? ठीक तो है ना? और यहाँ तक कैसे पहुंची हो? उनके लहजे से फिक्र, परेशानी और बेकरारियत छलक रही थी। उनका सवाल सुनकर अर्ज़म ने ठिठकते हुए हैरत से उन्हें देखा। आप ही आलम खान बंगश हैं, बाबा के दोस्त? वो अजहद हैरान थी। उनके अंदाज से उसे इन पर आलम खान बंगश का गुमान हुआ था, मगर हैरत हद से सवा थी। जी मेरी बेटी, मैं ही हूँ आपके बाबा का दोस्त। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। मैं अगर वो मेल पहले देख लेता तो। नहीं अंकल, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे लिए मेरे बाबा जैसे ही हैं और बाप बेटियों से माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते। उसने उनकी बात काटकर शर्मिंदा होते हुए उन्हें आजिज़ी से फौरन रोका। मेरी बेटी, मैं आपके बाबा जैसा नहीं बल्कि बाबा ही हूँ। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। हमदान कैसा है? उन्होंने फ़िक्र से पूछा। वो लब कुचल कर रह गई। जिन आंसुओं को वो 3 दिन से रोके हुए थी, आज किसी को अपने सामने पाकर बेबस हुए थे। वो इनके साथ लगकर फूट-फूट कर रो दी। उसके रोने से ही वो अंदाज़ा कर चुके थे कि उनका दोस्त उनसे बहुत दूर जा चुका है। उनका खुद का दिल फट रहा था, मगर अर्ज़म की खातिर उन्होंने खुद को सँभाला जो इतनी छोटी सी उम्र में दरबदरी का अज़ाब झेल रही थी, अपने बाप को खो चुकी थी। काफ़ी देर रो चुकने के बाद उसके दिल पर बड़ा बोझ कुछ हल्का हुआ। दुःख तो कायम रहना था, जिसका इलाज सिर्फ़ वक़्त था। वक़्त नहीं उसके हर ज़ख्म पर मरहम रखना था, मगर दिल पर पड़ा बोझ खुलकर आँसू बहाने से हल्का हो चुका था। आलम खान ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। आहिस्ता-आहिस्ता उसने तमाम हकीकत से आगाह किया कि जिस दिन उन्होंने ये ईमेल लिखी थी, उसी शाम वो वफ़ात पा गए थे। उन्होंने अर्ज़िम को सही सलामत एयरपोर्ट पहुँचाने की ज़िम्मेदारी एक ख़ास मुलाज़िम को सौंपी थी। वो अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई तो देखा वो लैपटॉप टाँगों पर रखे बेड कुरान से टेक लगाए सो रहे थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसने एहतियात से लैपटॉप उनकी टाँगों से उठाया और टेबल पर रखने लगी कि उसकी नज़र मेल पर अपनी तस्वीर पर गई। वो इन पर एहतियात से कंबल दुरुस्त करती लैपटॉप लिए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने मेल पढ़नी शुरू की। जैसे-जैसे वो पढ़ती जा रही थी, आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ के बावजूद उसका बाप उसके लिए लड़ रहा था। उसे महसूस ही ना हुआ कि वो कब हिचकियों से रोने लगी थी। उसने रोते हुए लैपटॉप बंद किया। उसका जिस्म काँप रहा था, हाथ-पैर ठंडे पड़ गए थे। वो बामुश्किल उठी और रोते हुए अपने बाप के कमरे की जानिब बढ़ी और वो इस वक्त अपने बाप के सीने से लगकर रोना चाहती थी। वो जब भी बेतहाशा उदास या खुश होती तो अपने बाप के साथ अपनी गमी और खुशी बांटती थी। आज इतना बड़ा झटका लगने पर भी वो सबसे पहले अपने बाप की जानिब भागी थी। कमरे में जाकर वो बेड पर चढ़ी और उनका एक हाथ जो उन्होंने अपने सीने पर रखा हुआ था, उठाकर अपने कंधे के गिर्द फैलाती खुद उनके साथ बैठती, अपना सर उनके सीने पर रख दिया। उसके रोने में खुद ब खुद तेज़ी आई। बाबा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको कम अज़ कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैं भी तो अपनी हर बात सिर्फ़ आपसे शेयर करती हूँ ना, तो फिर आपने क्यों इतनी तकलीफ़ और मुश्क़त अकेले सही? मुझे कुछ तो बताते। मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। मेरे प्यारे बाबा, हम वहाँ जाएँगे जहाँ आपका इलाज मुमकिन हुआ। आप नाउम्मीद मत हो बाबा। ये भी आपने मुझे सिखाया है। याद है ना कि चाहे कैसे भी हालात हों, ज़िंदगी के किसी मुकाम पर मायूस नहीं होना। देखें बाबा, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। हम आपका इलाज करवाने दुनिया के आखिरी कोने तक जाएँगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे बाबा। वो हिचकों से रोते हुए बोलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसका बाप उसे सुन नहीं रहा।
अचानक उसे महसूस हुआ कि वो कब से चली जा रही है और उसके बाप ने कोई हरकत तक नहीं की। उसने उनके सीने से सर उठाकर उनका चेहरा देखा, जो बिल्कुल पुरसकून था, गोया गहरी नींद में हो। एक अनजाने एहसास से उसका दिल कांपा। बाबा, उसने बेयकीनी से कहते उनका चेहरा तबका। बाबा जान, वो शदीद बेयकीन थी। बाबा, उठे ना। जिद तो मुझे करनी थी, आप क्यों कर रहे हैं? उसने रोते हुए उन्हें झंझोड़ा। उनकी गर्दन एक जानिब पर लुढ़क गई। बाबा, वो पूरी शिद्दत से चीखी। उसकी चीख सुनकर सारे मुलाजिम फौरन उनके कमरे में आए। आप क्यों नहीं उठ रहे? उठे ना बाबा। वो मुसलसल उनको झंझोड़ती हुई चिल्ला रही थी। डॉक्टर को बुलवाया गया, जिसने उनके मरने की तस्दीक करके सब पर एक बिजली गिराई थी। बस मेरा बच्चा, हौसला करो। उनकी खानदानी मुलाजमा अम्मा भी, जिसने उसकी वालदा की वफात के बाद से अब तक उसे संभाला था, उन्होंने उसे अपने साथ लगाते हुए हौसला दिया। नहीं बाबा, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ बताना था। अभी तो मैंने आपसे बातें भी करनी थी। मैं तो आपसे नाराज़ थी बाबा, और अभी तो आपको मुझे मनाना भी था। बाबा, उठें बाबा प्लीज़। वो उनको झंझोड़ती हुई पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी, मगर उसका बाप इस सबसे बहुत दूर आलमी वाला की जानिब प्रवास कर चुका था। अब वो उस बेटी के आंसू नहीं पहुंच सकते थे, जिसकी आंखों की नमी भी उन्हें बेचैन कर देती थी। वो हज़ानी अंदाज में चिल्लाती हुई दुपट्टे से बेनियाज, भीगे चेहरे, बिखरे बालों के साथ रोई हुई सबको काबिल रहम लगी। उसकी हालत ने सबको रोने पर मजबूर कर दिया। एक क़यामत थी जो उस वक्त तर्जम पर गुजर रही थी। अम्मा भी उसे हमदान दुरानी की मौत की खबर निकलने से पहले यहाँ से निकालना चाहती थीं। उन्होंने ज़बरदस्ती किसी को भी भनक लगने से कबल रोती भी लगती, सिसकती अर्जुन को अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट भेजा और खुद कफन-दफन का इंतज़ाम करवाने लगी। उनके भाई को इत्तला मिली तो वो बज़ाहिर दुनिया दिखावे के लिए रोता-धोता यहाँ आया, मगर असल मकसद अर्जुन थी। मगर पांसा पलटा देखकर उसने अपनी असली सूरत दिखाने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। उसने अर्जुन को तलाश करवाया, मगर ना पाकर फूं-फां करता वहाँ से चला गया। अम्मा भी और उनके बेटे के अलावा कोई तीसरा इस बात से वाकिफ नहीं था कि अर्ज़म अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। उन्हें अर्ज़म की गुमशुदगी की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उनका असल मकसद जायदाद थी, जो उनके भाई की वफ़ात के बाद अर्ज़म के गायब हो जाने की सूरत में खुद ब खुद उनके पास आ गई थी। साढ़े 19 घंटे की फ़्लाइट में वो मुसलसल रोती रही थी। उसके साथ बैठी एक मुअम्मर खातून सारे रास्ते उसे दिलासा और तसल्ली देती रही थी, मगर कोई तसल्ली उसके काम नहीं आई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर वो एक ट्रांस की कैफियत में चलती हुई जाकर वेटिंग लाउंज में बैठ गई। उसे आते हुए सईद, अम्मा बी के बेटे ने कार्ड दिया था, जिस पर एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि वहाँ पहुँचकर इस नंबर पर कॉल कर लेना या इस एड्रेस पर चली जाना, मगर मुसलसल रो-रो कर उसका दिमाग दर्द कर रहा था। सर शदीद भारी हो रहा था। उसने अब तक अपना लगेज भी नहीं लिया था। दिमाग गोया बिल्कुल सो गया था। तमाम फ़िक्रें, सोचें, सब दिमाग से महव था, सिवाय बाप के बेजान सफ़ेद चेहरे के। उसके आंसू सूख चुके थे, मगर वो खाली दिलो दिमाग लिए कितनी ही देर वहाँ पर ऐसे ही बैठी रही कि अचानक चीखों-पुकार की आवाज़ पर देखा, जहाँ किसी की डेड बॉडी लाई गई थी और मरने वाले के लवाहिकीन का शोर बुलंद था। अर्जुन को इस मंज़र से, इस चीखों-पुकार से वहशत होने लगी। वो उठी और गायब दिमागी से बाहर की जानिब बढ़ गई। वो आस-पास का होश भुलाए बस चलती जा रही थी। आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक के अपने बाप के साथ गुज़ारा वक़्त किसी फ़िल्म की तरह चल रहा था। उसकी आँखें किसी सहरा की मानिंद बिल्कुल खुश थीं। चलते-चलते उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो एयरपोर्ट से कितनी दूर चली आई है। अचानक एक गाड़ी से टकराकर वो रोड की दूसरी जानिब जा गिरी और बेहोश होने से पहले आखिरी एहसास सर में उठती शदीद टीसें और अपने गिर्द किसी का नरम हिसार था। उसकी सारी बात सुनने के बाद जहाँ आलम खान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, जिसने अर्जुन को उन्हीं के बेटे के हाथों में महफूज रखा था, वहीं वहीं उन्हें दरजान पर पहले से बढ़कर फ़ख्र हुआ था, जिसने किसी मकसद के बगैर एक अनजान लड़की की इतनी मदद की थी। उन्हें ये जानकर अपनी तरबियत पर निहायत फ़ख्र महसूस हुआ कि ज़रजान खान बंगिश हर लड़की की वैसी ही इज़्ज़त करता है, जैसी अपनी बहन की करता है। वो ज़रजान और ज़रमीन की नरम दिली से भी खूब वाकिफ़ थे कि वो किसी अनजान को तकलीफ़ में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और लम्हे से पहले उसकी मदद को जा पहुँचते हैं। और फिर मदद भी आउट ऑफ द वे जाकर करते हैं, और इस बात से बेपरवाह होकर कभी उनको खुद भी कोई नुकसान पहुँचा सकता है, मगर वो मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। अर्जुन खुद खुदा की मदद और कुदरत पर सजदा थी कि कैसे उसे वहीं पहुँचा दिया जहाँ उसे जाना था। आलिम खान बंगश को दोस्त की वफ़ात पर जहाँ दिल में शदीद अफ़सोस और दुःख था, वहीं इस बात की तसल्ली भी थी कि उनके जिगरी यार की सौंपी गई अमानत उनके पास, उनकी नज़रों के सामने महफूज़ थी। उन्होंने अज़लान खान को कॉल करके पहली फ़्लाइट से अमेरिका आने का कह दिया था। उन्हें अफ़ज़ल जान के आने का शिद्दत से इंतज़ार था। वो जल्द अज़ जल्द अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके उनकी रूह को सुकून पहुँचाना चाहते थे। आज शाम की आखिरी कंसाइनमेंट जर्मनी जाएगी, मगर एहतियात का दामन हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल इसी में है। दरमियानी उम्र के आदमी ने करख्तगी से कहते हुए सामने खड़े लड़के को जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही वो लड़का सर हिलाता वहाँ से चला गया। इन दोनों से कुछ दूर दाहिनी दीवार की ओट में खड़ा शख्स वहाँ से जाने वाले लड़के के पीछे गया, जो मॉल की असली जगह पर जा रहा था। जो माल की असल जगह पर जा रहा था। इस नौजवान को चलते-चलते महसूस हुआ गोया कोई उसका पीछा कर रहा है। वो यक-लक मुड़ा, मगर नीम अंधेरी राहदारी मुकम्मल तौर पर वीरान थी। वो सर झटक कर वहाँ से दाएँ जानिब मुड़ गया। दाएँ जानिब एक बड़ा लोहे का गेट था, जिस पर कदीम ताला लगा हुआ था। उस नौजवान लड़के ने ताला खोलते हुए चौकन्ने अंदाज में आस-पास निगाह दौड़ाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसके पीछे आता बंदा अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अंदर घुस गया। वो नौजवान दरवाज़ा बंद करता अभी मुड़ा ही था कि सामने नीम अंधेरे में खड़े लंबे-चौड़े वजूद को देखकर खौफज़दा हो गया। कबल के वो कुछ करता साइलेंसर लगी गन से निकली गोली उसके दिमाग में सुराख करती आर-पार हो गई।
धड़ाम की आवाज़ से वो मुर्दा वजूद नीचे गिरा। नीम अंधेरे में खड़े वजूद ने उसकी मुर्दा लाश को झुककर सीधा करते पैंट की पॉकेट से चाबियां और मोबाइल निकालकर उसकी लाश को एक साइड पर किया और अंदर की जानिब बढ़ गया। वो रोती हुई दरजान के साथ लगी ही सो गई थी। ये शायद उस दवाई का असर था जो सिकंदर ने नाश्ते के बाद उसे ज़बरदस्ती खिलाई थी, जिसकी वजह से उसे बार-बार नींद आ रही थी। प्लेन लैंड करने पर दरजान ने उसे जगाया और सामान लेकर चेकआउट करते हुए ज़रमीन को एयरपोर्ट पर फ्रेश होने का कहा और उसे लिए आकर गाड़ी में बैठ गया। वो बहुत रो चुकी थी। इतना सोने के बाद अब फ्रेश होकर दरजान ने उसे एयरपोर्ट पर ही ज़बरदस्ती उसकी पसंदीदा कुकीज़ खिला दी थी और साथ कॉफ़ी भी पिला दी थी, जिसके सबब वो पहले पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। सर दर्द में भी कमी वाक़या हुई थी। खान मेंशन पहुंचकर जरजान गाड़ी से सामान निकलवाने लगा और वो एक गहरी सांस भरती अंदर दाखिल हो गई। गुलरुख जो शाम के गहरे होते सायों को देखते हुए टीवी लाउंज के पर्दे बराबर करवा रही थीं, उनकी नज़र अचानक ग्लास डोर से होती हुई ड्राइवर पर गई, जहां जरजान के साथ गाड़ी से जरमीन को उतरते देखकर वो खुशकुन हैरत में गिरी सब काम छोड़कर बाहर आईं। जरमीन अपनी माँ को सामने देखकर भागकर उनसे गले लगी। वो आज अपनी माँ से पूरे 8 माह बाद मिली थी। दोनों के अंदाज में बेकरारियत थी, एक सुकून था जो दोनों के रगों पे में सरायत कर गया। मेरी जान कैसी हो? उन्होंने उसके बाल सहलाते बेकरारियत से पूछा। फाइन, आप कैसी हैं? और बाबा जान? उसने ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पर सजाते पूछा। सिकंदर की दूरी तकलीफ दे थी, मगर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। हम सब ठीक हैं, मगर तुम ठीक नहीं हो ज़रमीने। उन्होंने उसका सूता हुआ चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर तफ्शीश का इजहार किया। वो माँ थी जो दूर से ही अपने बच्चों की तकलीफ पर परेशान हो जाया करती थी। नथिंग मम्मी, बस ओवर स्लीपिंग की वजह से आई स्वेल हैं। उसने सूजी आंखों पर हाथ फेरते हुए बूढ़ी दलील पेश की, जिस पर उन्हें यकीन तो नहीं आया, मगर जरजान के सलाम लेने पर वो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जरजान ने आकर उनसे मिलते हुए सर पर बोसा देकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बिजनेस के मुतालिक पाकिस्तान गए थे, तो ज़रमीने को कैसे ले आए और इसे क्या हुआ है? उन्होंने दिमाग में चलती फिक्र परेशानी को जुबान दी। ज़मीन का चेहरा और आंखें सूख थीं, लहजा इंतहाई धीमा शिकस्त खोरदा सा था, जिसे देखकर उनका दिल दहल रहा था कि ये तो कहीं से भी उनकी शरारती ज़मीनें नहीं लग रही थी। जी मम्मी, मैं बिज़नेस के सिलसिले में ही गया था, मगर जब मानो से मिलने गया तो इसका ऑलरेडी प्लान था यहाँ आने का, तो मेरे साथ ही आ गई और इसे कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। उसने भी उन्हें हकीकत बताने से गुरेज किया था। अंदर चलो, यहाँ तो सर्दी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने एक परेशान नज़र ज़रमीन पर डाली और तफ्शीश का इरादा बात के लिए उठाते हुए ज़रमीन का हाथ पकड़कर अंदर चलने का कहा। गुलरुख अब तक अर्जुन के मुतालिक किसी भी खबर से अनजान थी। अर्जुन अपने कमरे में थी और आलम खान घर पर मौजूद नहीं थे। आलम आने वाले ही हैं, तब तक आप लोग भी फ्रेश होकर आ जाओ तो एक साथ ही डिनर करते हैं। उन्होंने मुलाजिम का सामान इन दोनों के कमरे में पहुंचाने का कहते उनसे कहा। दरमीन सर हिला गई, जबकि जरजान ओके कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गुलरुख दोनों के पुश देख कर रह गईं। दोनों का रवैया अजीब खामोश सा था, जो उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास दिला रहा था। उनका रवैया समझते हुए ही उन्होंने दोनों को कुछ देर रेस्ट करने का कहा था कि शायद थके हुए हों, क्योंकि वो हकीकत से यकसर अनजान थी। उन्हें दोनों की गहरी खामोशी बुरी तरह खटक रही थी। ज़रमीन अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी थी कि साथ वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से आती रोशनी पर ठटकी। वो कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था और अमूमन बंद ही रहता था। उसने आगे बढ़कर हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया। अज़ीम, जो हिजाब और बाल खोलकर ढीले अंदाज में बेड पर लेटी सोचों में गुम थी, दरवाजे की आवाज़ पर चौंकी और सरल से बाल समेटकर पास पड़ा स्टॉलर उठाकर सर पर लिया और सीधे होकर बैठी। अंदर से यस की आवाज़ पर वो धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर चली गई। सामने बेड पर अपनी ही उम्र की खूबसूरत सी लड़की को देखकर वो हैरान हुई, जो सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाएं। अज़म ने धीमे लहजे में कहते हुए उसे दरवाजे में खड़े देखकर अंदर आने का कहा। ज़रमीन को देखकर अर्ज़म को अंदाज़ा हो गया था कि वो कौन हो सकती है। ज़रजान ने हॉस्पिटल में उससे अपनी बहन का ज़िक्र किया था। फिर गुल्लुक की भी किसी न किसी बात में उसका ज़िक्र होता था। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ज़रमीन ने आगे बढ़कर बेड पर बैठते हुए पूछा। वो अर्ज़िम को नहीं जानती थी। उसे यही लग रहा था कि अब वो अर्ज़िम कोई मेहमान है। नहीं, नहीं, मैं फ़ारिग ही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गईं। दोनों का अंदाज़ एक दूसरे के साथ तकल्लुफ़ाना था। ज़रमीन तकल्लुफ़ के चक्करों में पड़ने वाली लड़की कभी नहीं रही थी, मगर अब वो पहले जैसी ज़रमीन खान बंगिश भी तो नहीं रही थी। आप? ज़रमीन का अंदाज़ सवालिया था। मैं अर्ज़म दुरानी, आलम अंकल के फ्रेंड हमदान दुरानी की बेटी हूँ। उसने मुख्तसरन अपना तारुफ करवाया। ओह! हमदान अंकल, मैं उनसे कुछ साल पहले मिली थी। वो किसी काम से इस्लामाबाद आए थे, तो मुझसे और ज़र से मिलने आलम विला आए थे। उनकी बात करते गैर महसूस अंदाज में ज़रमीन के अंदाज में अगली जोश दर आया था। अर्ज़म धीरे से सर हिलाती खामोश हो गई। अंकल भी आए हैं? उसने खुशी से पूछा। 2 साल कबल ज़रमीन उनसे मिली थी। अपने बाप के दोस्त की हैसियत से वो उन्हें बचपन से ही जानती थी, मगर आखिरी मर्तबा वो उनसे 2 साल कबल मिली थी, जब वो किसी काम के सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद आए थे और जरजान और ज़रमीन से मिलने ख़ास तौर पर उनके यहाँ गए थे। ज़रमीन का उनके साथ गुज़रा वक़्त बहुत अच्छा रहा था। उसे बिल्कुल यूँ महसूस होया था गोया वो अपने बाबा के साथ वक़्त गुज़ार रही थी। उसे वो बहुत अच्छे लगे थे और अब भी अर्ज़िम के मुतालिक जानकर वो उनकी बेटी है, उसे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने मुतअद्दिद बार अपनी बेटी का भी ज़िक्र किया था। ज़रमीन को उससे मिलने का शौक़ था और ये शौक़ आज पूरा हुआ था। उसके सवाल पर अर्ज़िम की आंखें नम हुईं। बाबा नहीं आए? उसने रूंधी हुई आवाज़ में कहते आंसुओं का गोला हलक से उतारा। क्यों? बाबा की डेथ हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। उसने भीगी आवाज़ में कहते हुए गाल पर बहने वाले आंसू बेदर्दी से रगड़े।
वो बार बार हर किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू देखे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी बात सुनकर ज़रमीन साकित और जामिद हो गई। वो पलके झुकाए बगैर यकटक सामने बैठी मासूम सी लड़की को देख रही थी, जो अपने आंसू साफ करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। उसने इतने बड़े दुख को अकेले झेला है, इसकी तो मम्मी भी नहीं है, कैसे उसने अपने बाबा के दुख पर सब्र किया होगा। ज़रमीन का दिल उसका दुख खुद पर महसूस कर रहा था। उसने बेइख्तियार आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगाया। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनका जिक्र करके आपको तकलीफ न देती। उसके लहजे में दुख के साथ शर्मिंदगी भी शामिल थी। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। कतरे तवक्कुफ़ के बाद उसने खुद को कंपोज़ करते सब्र के कड़े मज़ाहिल से गुजरते हुए भीगी आवाज़ में कहा, बहुत मुश्किल से अर्ज़िम ने खुद को सँभाला था, वो अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसके बाबा ने हमेशा से उसे एक मज़बूत लड़की बनने का दर्स दिया था। उसे अपने बाबा के लिए खुद को मज़बूत करना था, मगर जहाँ उनका ज़िक्र होता, आंसू खुद ब खुद बहने लगते। इन आंसुओं पर उसका कोई इख्तियार नहीं था। आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अज़ीम ने बात ही बदल दी। वो अपने बाप के बारे में बात करके बार-बार कमज़ोर पड़ रही थी और अब उसे खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना था। ज़रमीन हिज़ाम सिकंदर, वो खान कहती-कहती रुक गई थी। वो सिकंदर के सामने सिर्फ अपना नाम उससे अलग कर गई थी, बावजूद के तकलीफ के गुजरी थी, मगर वो सिकंदर का नाम अपने नाम से जुदा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके सरनेम पर वो ठटकी फिर समझते हुए हैरतज़दा रह गई। आप मैरिड हैं? अर्जुन ने हैरत से इस्तफसार किया। जी। अर्जुन के हैरत से पूछने पर वो मुबहिम सा मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गई। वे साख्ता ज़मीन का हाथ गले में पहने पेंडेंट की तरफ बढ़ा। पेंडेंट को छूते हुए सितमगर को सोचते एक उदास मुस्कुराहट ने सुर्ख याकूती लबों का अहाता किया। अर्जुन उसे देखकर रह गई। सारी रात काम करते हुए सुबह 3 बजे फारिग होकर लेटा था, मगर शदीद थके होने के बावजूद उसे नींद न आई। ज़मीन की गैर मौजूदगी में उसे अपना कमरा और अपना बिस्तर काटने को ढूंढ रहा था। बहुत देर बाद जाकर ज़मीन को सोचते बामुश्किल उसकी आंख लगी थी। सुबह 7 बजे वो उठा और बात लेकर तैयार होता हुआ सन ग्लासेस, मोबाइल, कोट और गाड़ी की चाबी हाथ में लेता कमरे से निकला। सीढ़ियाँ उतरते 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 उसने कोट पहनकर मोबाइल अंदर की पॉकेट में रखा और क्रिस्टल ब्राउन सुर्ख होती आंखों पर डार्क शेड्स लगा लिए। वह मुश्किल जहर मारकर उसने थोड़ा सा नाश्ता किया और ब्लैक कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने थोड़ी सी बची हुई कॉफ़ी का मग मुलाजिम को पकड़ाया और गाड़ी में बैठकर शाह पैलेस से निकलता चला गया। आलम साहब वापिस आए तो गुलरुख से जहाँ ज़मीन की वापसी का सुनकर वो खुश हुए थे, वहीं सिकंदर की बात को सोचते उन्हें परेशानी ने आन घेरा कि उसने कहा था कि वो जब भी आया ज़मीन को खुद अपने साथ लेकर आएगा। वो जरजान के साथ क्यों आई? इस सोच ने उन्हें परेशान किया। ज़रजान बात लेकर फ्रेश हुआ और चेंज करके बाल बनाकर परफ्यूम स्प्रे करके अपने कमरे से निकलता हुआ ज़रमीन के कमरे की जानिब बढ़ा। उसे ज़रमीन को यह समझाना था कि मम्मी बाबा को इस वाक़ये की भनक भी ना पड़े। इन सबको सब ओके है का इशारा देना है, क्योंकि उसे यकीन था कि सिकंदर ज़रमीन को अपने से दूर नहीं रहने देगा। इस सारे मामले में वो अर्ज़िम को यकसर भूल चुका था। ज़रमीन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। कमरे को खाली पाकर वो दरवाज़ा बंद करता बाहर आ गया कि साथ वाले कमरे से ज़रमीन की आवाज़ पर चौंका। वो बिला इरादा इस कमरे के दरवाजे के करीब हुआ। सर, मिसेस गुल इज़ वेटिंग फॉर मिस अर्ज़िन, योर सिस्टर एंड यू। आल्सो योर डैड इज़ कॉलिंग यू। मेड ने आकर उसे इत्तला दी। ओके, वी आर कमिंग, यू मे गो नाउ। ज़रजान की बात पर वो सर हिलाती वहाँ से चली गई, मानो उस कमरे में क्या कर रही है। उसने हैरत से सोचा कि अचानक उसे याद आया कि यह कमरा अर्ज़िम को दिया गया था। वो जो दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर उसे घुमाने ही वाला था, अर्ज़िम का ख्याल आते ही रुक गया। उसने पीछे होते हुए दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। मानो, मिस अर्जुन को लेकर आ जाओ, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। इजाज़त मिलने पर उसने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि बाहर से ही पैगाम दे दिया। और यह सब एहतियात अर्जुन की नामहरम वाली बात के सबब कर रहा था। ज़मीन ने ओके कहा तो वो हरगिज़ कहता खुद चला गया। और बरखुरदार किस सिलसिले में पाकिस्तान गए थे, सब समझ आ रहा है। आलिम खान रस्मी सलाम दुआ के बाद खवातीन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सरजान को बगौर देखते बोले, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, बस एक फ्रेंड का रिसेप्शन था, इस सिलसिले में गया था। मानो को तो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, मैं उसे नहीं लेकर आया। उनकी बात समझकर उसने सफाई पेश की। अदाकारी इतनी कमाल थी कि आलम खान को मानते ही बनी। और सब ठीक है? सिकंदर नहीं आया? उनका अंदाज सरसरी था, मगर जरजान को अंदाजा था कि वो किस बाबत दरियाफ्त कर रहे थे। जी बाबा जान, सब ठीक है, बस सिकंदर को बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से मानो मेरे साथ आ गई। सिकंदर ही उसे लेने आएगा। नरजान को पूरा यकीन था कि ज़रमीन उसकी गैर मौजूदगी में उसके रोकने के बावजूद नहीं रुकी, तो जैसे ही सिकंदर को इल्म होगा वो इसे लेने ज़रूर आएगा, फिर चाहे सिकंदर को हर दफ़ा कितना ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। यही नरजान की गलतफहमी थी। जैसे सिकंदर तड़प रहा था, अब की बार उसकी बहन को भी ऐसे ही सिकंदर की हिजर में तड़पना था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ज़मीन ने आकर उनके साथ बैठते हुए उनके गिर्द अपना छोटा सा आसार बनाते हुए सलाम किया। वो इसके प्यार भरे अंदाज पर नहाल हुए। वो अब तक खुद को मुकम्मल तौर पर सँभाल चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान। मेरी बेटी और मेरी दूसरी बेटी मुझसे नाराज़ है क्या, जो दूर ही खड़ी है? उन्होंने मोहब्बत से ज़रमीन के सर पर सर पर प्यार करते हुए दूर खड़ी अर्ज़िम को भी पास आने का इशारा करते कहा। उनकी बात सुनकर वो खुशी से नम आँखें लिए आकर ज़रमीन की तरह उनके पास बैठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्ज़िम के सर पर भी बोसा दिया।
एक मान भरा बाप जैसा शफकत भरा साया उसके बाप के जाने के बाद भी उसके सर पर कायम था। अज़म ने सोचते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़रदान और कुलरूख दोनों अपनी जगह मुंजमद थे। दोनों आलम खान के अज़म से रवैये की बाबत यकसर अनजान थे, जबकि ज़रमीन जो जानती थी वो नरम मुस्कुराहट से अज़म को देख रही थी। उन दोनों को अपने सीने से लगाए एक तमन्नी सी आलम खान के अंदर छा गई थी। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था गुल, मैंने आपको अपनी बेटी से मिलवाना था। उनकी बात सुनकर हैरत का मुजस्समा बनी गुलरुख चौंकी। ये मेरे भाई हमदान दौरानी की बेटी है, अर्ज़म दौरानी, और अब से मेरी ही बेटी है। उन्होंने अर्ज़म के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए अपने जिगरी यार को शिद्दत से याद किया। गुलरुख और ज़रजान भी हमदान दौरानी को खूब अच्छे से जानते थे, मगर सबने अर्ज़म को उसके बचपन में देखा था, इसलिए हैरतज़दा रह गए। माशाल्लाह, ये अर्ज़म है, कितनी बड़ी और प्यारी हो गई है। गुलरुख ने बेइख्तियार आगे बढ़ते हुए उसे प्यार किया। ज़रजान अपनी जगह पर स्थिर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अर्ज़म दौरानी है जो बचपन में इंतहाई मगरूर और ज़िद्दी हुआ करती थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की उसके बाप के भाई जैसे दोस्त की बेटी निकल आएगी। ज़रा आंखें नॉर्मल करो, वरना मुझे डर के मारे अटैक हो जाएगा। उसकी हैरतज़दा आंखें देखकर ज़रमीन उसे तंग करने से बाज नहीं आई। जहाँ सब उसकी बात पर मुस्कुराए थे, वहीं ज़रजान ने ज़रमीन को घूरा कि किसी के सामने ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। उसने आंखों ही आंखों में पूछा, मुंह इस्तेमाल करो, मुझे आंखों के गूंगे इशारे समझ नहीं आते। उसकी आंखों का इशारा समझते हुए वो उसे फिर तंग करने से बाज न आई। ज़रजान अपना सर पीट कर रह गया। वो इसे घूर कर गुलरुख की जानिब मुतवज्जा हुआ। मम्मी, डिनर रेडी है? हाँ चलो, मैं यही तो बताने आई थी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। आलम खान के एक जानिब अर्जुम थी और दूसरी जानिब ज़रमीन थी। ज़रमीन के साथ ज़रजान बैठा था और अर्जुम के साथ गुलरुख। खाने के दौरान भी ज़रमीन ने ज़रजान को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। आलम खान और गुलरुख आज इतने माह बाद अपने बच्चों की वैसी ही नोक झोंक पर दिल से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी मासूम सी शरारती बेटी की हर शरारत को कितना ही याद किया था, और उनके दिल में ज़रमीन के हवाले से जो खदशात थे वो ज़रमीन के नॉर्मल रवैये से जाते रहे थे। उसे याद तो ज़रजान ने भी खूब किया था, खासतौर पर उसकी शरारतों को, मगर अब जब ज़रमीन ने उसे फिर से सताया था तो अब भी ज़रजान को हर दफ़ा की तरह उस पर प्यार भरा गुस्सा आया था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चल पड़ा। अभी ज़रमीन ने कॉफ़ी के दो घूंट ही लिए थे कि आलम खान के सवाल पर गर्म कॉफ़ी छलक कर उसका हाथ सुर कर गई। बेटा, सिकंदर क्यों नहीं आया? ज़रमीन के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि ज़रजान ने उनसे क्या कहा है। उनके सवाल पर ज़रजान ने बेचैनी से पहलू बदला। ज़रमीन उनके अचानक सवाल पर गड़बड़ाई और हाथ के लर्जने से कॉफ़ी छलक कर उसके हाथ पर गिर गई। मानो, ये क्या किया? ज़रजान ने अपना कप जल्दी से सामने शीशे की मेज़ पर रखते हुए उसका हाथ पकड़ा जो सुर्ख हो गया था। सिली गर्ल, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? हर वक्त कुछ ना कुछ गलत कर देती हो। उसका सुर्ख हाथ देखकर ज़रजान ने सख्त लहजे में कहा, क्या हो गया है ज़र? क्यों डांट रहे हो ज़रमीने को? और मेरा बेटा ज़्यादा तो नहीं जला? ज़रमीन ने ज़रजान को टोकते हुए ज़रमीन से नरमी से पूछा तो वह नफ़ी में सर हिला गई। मम्मी, ये जानबूझकर, वो गुस्से से कहता ज़रमीन को देखकर अधूरी बात छोड़कर खामोश हुआ और उठकर अंदर चला गया। ज़रमीन को उसका डांटना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसके गुस्से के पीछे छुपे प्यार से बखूबी वाकिफ़ थी, और ना ही हाथ का जलना तकलीफ दे था। असल तकलीफ तो सिकंदर की बाबत दरियाफ्त किए गए सवाल पर दिल में हुई थी, जिसने उसकी आंखें नम कर दी थीं। उसकी नम आंखें देखकर आलम खान बोल उठे, आप अपने बेटे को अच्छे से समझा दें गुल, कि आइंदा मेरी बेटी के साथ इस लहजे में बात की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। उतनी देर में ज़रजान हाथ पर बरनाल लिए वापस आया और ज़रमीन के साथ बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर नरमी से बरनाल लगाया और कैप बंद करता उठकर हाथ धोने चला गया। ज़रजान के मोहब्बत भरे अंदाज पर उसके सुर्ख याकूती लब उदास मुस्कुराहट में ढले। हाथ पर लगा बरनाल उसे दिल पर लगे जख्म का मरहम लगा था। ज़रजान के एहसास करने के अंदाज पर उसे सिकंदर शिद्दत से याद आया था कि वो भी उसकी ज़रा सी तकलीफ पर ऐसे ही परेशान होता, गुस्सा करता, फिर खुद ही उसके जख्म पर मरहम रखता था। उसके एहसास करने के अंदाज पर आलम खान का गुस्सा फौरन झाग की मानी बैठा। अर्ज़म खामोशी से सब देख रही थी। उसके दिल में आज ज़रजान की इज्जत पहले से बढ़ी थी। वो शख्स जितना डिसेंट, ग्रेसफुल, जेंटल मैन बाहर से नजर आता था, उसका अंदर उसके ज़ाहिर से ज़्यादा खूबसूरत था। जितना अच्छा वो अपनों के लिए था, उतना ही अच्छा वो अजनबियों और गैरों के लिए था। जैसी वो अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त करता था, वैसी ही किसी अनजान लड़की की इज़्ज़त करता था। आज अर्ज़म दुरानी को इदराक हुआ था कि वो कुछ लड़के जो गैर लड़कियों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं, उनमें से हर एक फ्लर्ट नहीं होता, बल्कि कुछ ज़रजान खान मंगिश जैसे भी होते हैं, जो हकीकी जेंटलमैन होते हैं, जो अपनी माँ बहन को इज़्ज़त की जिस मसनद पर बिठाते हैं, किसी दूसरी की माँ बेटी को भी उसी मसनद पर जगह देते हैं। आज उसे पहली बार अपने हॉस्पिटल वाले रवैये पर शर्मिंदगी हुई थी। वो तो अपनी आदत से मजबूर उसका ख्याल रख रहा था, और वो उसे हर लड़के की तरह गलत समझते हुए उससे बदतमीजी से पेश आती रही थी। उसने ज़रजान से माफ़ी मांगने का सोचा ताकि उसके बुरे रवैये का अजाला हो सके। ज़रजान हाथ धोकर वापस अपनी जगह पर आ बैठा और कॉफ़ी पीने लगा। उसने शुक्र अदा किया था कि मामला टल गया, और वो अपने बाप को भी खूब जानता था कि वो अगर एक दफ़ा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते थे तो मुतमईन हुए बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे।
वो कॉल का बहाना बनाकर वहां से उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। मानो आना जरा, माही कॉल पर है। जरमीन को बाहर बुलाने का उसे यही बहाना सूझा था जिस पर बगैर किसी तफ्तीश के वो चली आती। वो जल्दी से कॉफी कप टेबल पर रखकर जरजान के पीछे बाहर गई। आराम से, कौन सा भूत पीछे लगा हुआ है। लॉन में आकर जरजान ने पॉकेट में मोबाइल रखते हुए उसके तेजी से आने पर चोट की। मैं भूतों से नहीं डरती, उसने जताया, क्योंकि तुम खुद भूतों की मदर ऑफ मदर्स हो। जरजान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वो हल्का सा हंसी सर हिलाकर रह गई। माही की कॉल आई थी, उसने सुकून से पूछा। जरजान ने गहरा सांस भरा। वो वाकई अपनी मानो को खो चुका था। उसकी मानो शरारती, हाजिर जवाब डट कर खड़े रहने वालों में से थी, मगर आज उसने जवाब देने की बजाय बात पलट दी थी। दरअसल माही की कोई कॉल नहीं आई, मैंने बात करने के लिए बुलाया था। वो पेन की पॉकेट्स में अंगूठे फंसाकर कहता पल को रुका। मानो, मैंने बाबा मम्मी को कुछ नहीं बताया कि तुम सिकंदर से नाराज होकर यहाँ आई हो, और तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। सिकंदर तुम्हें लेने खुद आएगा। मुझे लेने? उसने तुमसे खुद कहा। वो उसकी बात का कुछ और ही मतलब समझ बैठी थी। उफ मानो, सरजान ने अपने सर पर हाथ रखा। ओह आई सी, तुमने मम्मी पापा से झूठ बोला। समझते हुए उसने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। तुम्हारे लिए। उसने कंधे उचकाए। जरमीन ने आईब्रोज उचकाते उसे घूरा। घूरो मत मानो, आई एम 100% श्योर कि तुमने कोई बेवकूफ़ी की और सिकंदर बेचारा तुम्हें लेने फिर से खुद ही आएगा। तो मम्मी पापा को बिला वजह परेशान क्यों करना। वो सरजान को कुछ देर लब भेंचे देखती रही, फिर सर हिलाती कोई जवाब दिए बगैर अंदर की जानिब चली गई। वो पीछे से उसे आवाज़ें देता रह गया। गुड नाइट, और अगर अकेले सोने से डर लगे तो मेरे रूम में आ जाना। जरमीन ने अर्जुम का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। उसकी फिक्र पर अर्जुम दिल से मुस्कुरा दी। वो दोनों जो अब तक बहन की कमी महसूस करती थी, एक दूसरे के बायस ये कमी गोया पूरी हो गई थी। वो दोनों एक ही दिन में एक दूसरे से घुल मिल गई थी। मानो, अर्जुम के जाने के बाद जरजान गहरी सोच में गुम बोला। जरमीन ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। तुमने जर प्लीज़, हजाम के हवाले से मुझे कोई बात नहीं करनी। उसने जरजान की बात काटी। क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। मुझे तकलीफ होती है। जरमीन का लहजा धीमा और कुर्बज़दा था। क्यों खरीदी ये तकलीफ खुद के लिए? वो उसकी तकलीफ पर तड़पा। मैंने खरीदी नहीं, मुझे तोहफे में दी गई है। जरमीन ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। जरजान चंद हमें उसे देखता रहा कि वो शरारती, लाउबाली लड़की से ऐसी मायनी खेज बातें करने लगी। यू आर सच अ सिली गर्ल। मानो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। वो उसे अफसोस से देखता बोला। वो कैसे भूल गई थी कि जरजान उसकी हर रग से वाकिफ था, तो कैसे ना महसूस करता कि वो कोई बेवकूफ़ी कर रही है। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। उसकी बात का जवाब देने के बजाय जरमीन ने उठ जाना ही बेहतर समझा, वरना वो सारी हकीकत उगल देती जो वो बताना नहीं चाहती थी। उसके साथ ही जरजान भी उठ खड़ा हुआ। मानो, तुम उस दिन भी सिचुएशन से भागी थी और आज भी यही कर रही हो। मेरी मानो तो भागने वालों में से कभी नहीं रही, बल्कि डट के मुकाबला करने वालों में से थी। जरजान ने उसे जाते देखकर पीछे से कहा। उसकी बात सुनकर वो रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस कुछ डिस्टर्ब हूँ। वो सरल से कहती वहाँ से चली गई। जरजान थक कर वापस बैठ गया। या अल्लाह, मेरी मानो को वापस पहला जैसा कर दें। इसके और सिकंदर के दरमियान जो भी टेंशन चल रही है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ गो था। इस लड़की को कई बार देखा गया है इसके साथ। लंबे कद वाला दुबला पतला आदमी एक तस्वीर टेबल पर रखकर सामने बैठे ऐनक वाले शख्स से मुखातिब था। क्या लगती है ये इसकी? ऐनक वाले शख्स की आवाज़ काफ़ी कड़क थी। बीवी। दुबले पतले शख्स के चेहरे पर खपासत भरी मुस्कुराहट थी। क्या प्रोग्रेस है फिर? अब के ऐनक वाले शख्स के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। आज वो जर्मनी जा रहा है और पीछे सिर्फ गार्ड्स बजते हैं, दुबले पतले आदमी ने खबर दी। ऐनक वाले शख्स की मुस्कुराहट गहरी हुई। खूब, अपना जाल बिछा दो। उसने कब से हाथ में पकड़े सिगार का गहरा कश भरा। दुबला पतला शख्स सर हिलाता खपासत से मुस्कुरा दिया। जरजान, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी जरजान को यूनी से ऑफिस आए आधा घंटा हुआ था कि उसे आलम खान की कॉल मौसूल हुई। आलम खान ने गुलरुख को तमाम हकीकत से आगाह कर दिया था। उन्हें अर्जुन बहू के रूप में दिलो जान से कबूल थी और यह भी जानती थी कि जरजान कभी इनकार नहीं करेगा। आलम खान ने उसे इस सिलसिले में अपने ऑफिस बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, खैरियत? आलम खान के इशारे पर वो कोट के बटन खोलता बैठा। उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वो उससे किस हवाले से बात करने वाले थे। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे इनकार तो नहीं करोगे? उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद आगे होकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर उंगलियां बाहम फंसाईं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, सब आपका ही है, आप बस हुक्म करें। उसने सरस से जवाब दिया। उसकी फर्माबरदारी पर वो धीरे से मुस्कुराए। मुझे यकीन है कि तुम मेरे हर हुक्म पर सर झुकाओगे, लेकिन यहाँ मामला तुम्हारी ज़िंदगी का है। उनकी बात पर उसने उलझ कर उन्हें देखा। आलम खान ने एक नज़र उसे देखते हुए अपने सामने खुले लैपटॉप का रुख जरजान की जानिब मोड़ दिया। जरजान ने ठिठकते हुए एक नज़र खुली हुई मेल पर डाली और दूसरी आलम खान पर, जिन्होंने आंखों से उसे पढ़ने का इशारा किया। मेल पढ़कर वो साकित रह गया। जहाँ उनकी वफात का उसे दिली दुख हुआ था, वहीं उनकी आखिरी ख्वाहिश जानकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। अब तुम जान गए हो, तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने लैपटॉप बंद करके संजीदगी से इस्तफसार किया। उनके सवाल पर वो गायब दिमागी से उन्हें देखता रहा। उसे खामोश देखकर वो नरमी से गोया हुए।
ज़र, मैं जानता हूँ कि ये ज़िंदगी भर का फ़ैसला है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी रज़ामंदी से सोच समझ कर कोई फ़ैसला करो। अर्जुन बहुत अच्छी, सुलझी हुई बच्ची है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। ये कहकर उसे सुनने के लिए एक बार फिर खामोश हुए। उसे अपने बाप की किसी बात से इख्तिलाफ़ नहीं था, बस दिल में एक कसक थी जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं पा रहा था। बाबा जान, आपका हर हुक्म सर आँखों पर, मगर मैं उसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ दूँगा जब अपनी बहन को ही नहीं दे सका। मानो मेरे साथ रहते हुए भी गैर महफूज थी, किसी और के तहफ़्फ़ुज़ की मोहताज थी। बाबा जान, मेरा इतना मोराल नहीं है कि मैं किसी मजबूर लड़की को ये यकीन दिला सकूं कि मैं उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता हूँ। वो धीमे कान से लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आलिम खान साकित रह गए। उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। वो अब तक यही समझते आए थे कि चूंकि ज़रमीन के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी तो उसके सबब उदास रहता है, मगर उन्हें कतई खबर नहीं थी कि उसके बुझे रवैये के पीछे ये वजह होगी। ज़रजान, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपने दिमाग में ये सब भरे बैठे हो, वो भी पिछले 7 माह से। मुझे लगा था ये ज़रमीने की उदासी है, मगर मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम ये सब सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग पहले ही दुरुस्त कर देता। मैं तो तुम्हें बहुत मैच्योर समझता था, लेकिन तुम अब तक बच्चों वाली सोच पर ही अटके हुए हो। ये खुदाजियती और नेगेटिविटी कहाँ से सीखी तुमने? तुम तो ऐसे नहीं थे। उनका लहजा कुछ बरहम और खफा सा था। ज़रजान को शर्मिंदगी ने आन घेरा। ये सब जो हुआ इसे ऐसे ही होना था। देखो ज़र, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचता कि मैं अपनी बेटी को ही तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर पाया तो इस हिसाब से मुझे तुमसे और रुख से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए था ना। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमारी ज़मीने को किसी भी बुरी सूरत हाल का शिकार नहीं होने दिया, बल्कि अपने एक बंदे के ज़रिए उसको बचा लिया। सोचो, अगर सिकंदर ये सब ना करता तो आज हालात कहाँ होते। वो अब नरमी से उसे समझा रहे थे। अल्लाह ने हर काम के लिए बंदे मुख्तस कर रखे हैं। जो काम जिसका होता है उसे ही करना होता है। कोई दूसरा चाहकर भी वो काम नहीं कर पाता। तुम इस काम के लिए चूज नहीं किए गए थे, बल्कि इसके लिए सिकंदर का इंतखाब हुआ था। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। हाँ, मगर जो काम तुम्हारे लिए चुना गया है उसे ज़रूर करो, तुम्हें सुकून मिलेगा और ये मुंतशिर सोचें भी खुद ही दिमाग से निकल जाएंगी। मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, सो टेक योर टाइम बेटा। फ़ोन कॉल की आवाज़ पर वो रुके। अच्छी तरह सोचकर मुझे जवाब देना। उनकी आवाज़ नरम थी मगर लहजे में एक तंबीह थी। अपने ऑफिस में वापस आकर वो उनकी बातों पर गहराई से गौर करने लगा। उसे अदराक हुआ कि वो वाकई नेगेटिविटी से कोसों दूर था, फिर भी ऐसी सोच उसके दिमाग में घर किए हुए थी। वो आज अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रहा था। उसको बाप की ख्वाहिश पूरी करने में कोई मुज़ायका नहीं था। उसे अर्ज़िम से कोई पहली नज़र की मोहब्बत नहीं हुई थी, बस वो अच्छी लगी थी। वो पहली लड़की थी जिसकी जानिब ज़रजान आलम खान खुद मुतवज्जा हुआ था। 1 घंटा मुसलसल सोचते रहने के बाद वो जाकर उनके फैसले पर सर झुका चुका था और अपने रवैये की माफ़ी भी मांग ली थी। उसकी फरमाबरदारी पर वो निहाल हुए बगैर नहीं रह सके थे। ज़रजान उन्हें अजीज़ तो था ही, मगर जिस तरह हर दफ़ा वो उनकी बात मानकर उन्हें इज्जत बख्शता था, ये चीज़ उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर देती थी। ज़र, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा खुश किया है। तुम्हारी यही आदत, यही फरमाबरदारी तुम्हें सबसे नुमायाँ करती है। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर वालिदैन को दे। बेटे नेमत होते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए रहमत हो। उन्होंने उसे खुशी से गले लगाते हुए कहा। नहीं बाबा जान, आप मुझे मगरूर कर रहे हैं। आप पूरे हक से कभी भी मुझे हुक्म कर सकते हैं, मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। थैंक्स बाबा की जान। उन्होंने नम आंखों से उसे फिर गले लगाया। वो हकीकतन दिल से खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें फरमाबरदार औलाद से नवाजा था। अज़लान, ज़रजान और ज़रमीन तीनों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिस पर आलम खान या गुलरुख को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। वो औलाद के मामले में खासे खुशकिस्मत रहे थे। उन्होंने अर्ज़म से इस सिलसिले में पहले ही बात कर ली थी। वो अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पर खामोशी से सर झुका गई थी, लेकिन आलिम खान ने उसे तसल्ली दिलाई थी कि ज़रजान उसे खुश रखेगा। आप बिल्कुल मुझे ज़रमीने की तरह अजीज़ हो मेरी बेटी। अगर मुझे ज़रा सा भी खौफ होता कि ज़रा आपको खुश नहीं रख पाएगा तो मैं ये बात कभी ना दोहराता। हमदान की ख्वाहिश से ज़्यादा मुझे मेरी बेटी की खुशी अजीज़ है। मैं आपके हवाले से ज़रजान की जानिब से बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने से जुड़े हर रिश्ते को पूरे खुलूस और मोहब्बत से निभाता है। वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा। इसकी ज़मानत मैं खुद देता हूँ, और अगर कभी उससे कोई शिकायत हो तो मुझे बताना। मैं उससे पहले आपका बाप हूँ, ओके? उन्होंने नरमी और शफ़क़त से कहते उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। अर्ज़म की आंखें भीग गईं। उसकी शिकायतें आकर मुझे लगाना, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर उसके कान खींचेंगे। उन्होंने माहौल की कसावत कम करने को मजाक का सहारा लिया। उनकी बात पर वो झींबी हुई हंसी हंस दी। ज़रजान और ज़रमीन दोनों टीवी लाउंज में शीशे की मेज़ के गिर्द नीचे कालीन पर बैठे स्क्रैबल खेल रहे थे। उनसे कुछ फासले पर गुलरुख टीवी देख रही थीं। अर्ज़म को आते देखकर ज़रमीन ने उसे भी खेलने की ऑफर की। आ जाओ अर्ज़म, मिलकर इस बर्फा मानो तुमने ये गलत कर दिया। ज़रजान ने बरवक्त उसे दरमियान में ही टोक दिया। वो अर्ज़म के सामने ही ज़रजान को बर्फानी लंगूर कहने वाली थी, जिसे बाज रखने को ज़रजान ने उसकी बात दरमियान में काटी थी। अच्छा, मैं देखती हूँ अर्ज़म, तुम तो आओ ना। उसने ज़रजान को लापरवाही से जवाब देते अर्ज़म को हाथ के इशारे से बुलाया। अर्ज़म को यूं ज़रजान के साथ खेलना अजीब लग रहा था, मगर ज़रमीन इतनी मोहब्बत से बुला रही थी कि वो इनकार न कर पाई और आकर ज़रमीन के साथ ज़रजान के बिल्कुल सामने बैठ गई। ज़रजान ने एक नज़र उसे देखा। उसके सर पर अब तक बैंडेज लगी हुई थी, जो दुपट्टा लेने के सबब सिर्फ पेशानी पर
हल्की सी नुमायां हो रही थी। चेहरे की पिलाहट कम होकर चेहरा फिर से गुलाबी हो गया था। अर्जुन को एक नज़र देखने के बाद वो फिर से गेम की जानी मुतवज्जा हो गया। गुलरुख ने तीनों को देखा जो हंसते मुस्कुराते गेम खेलने में मसरूफ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए नजरें वापस टीवी स्क्रीन की जानी मोड़ लीं। झूठे ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं था। जरमीन ने रुहान से होते हुए सरजान को लताड़ा। तुम्हारी डिक्शनरी का तो नहीं पता कब अपडेट की थी, मगर मेरी डिक्शनरी बिल्कुल अपडेटेड है जंगली बिल्ली। उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर कहते हुए लफ्ज मुकम्मल किया। तुम बर्फानी लंगूर कहीं के, बड़े आए मुझे जंगली बिल्ली कहने वाले। बात अपडेटेड डिक्शनरी की नहीं है लूजर, तुमने चीटिंग की है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। उसने खफगी से कहते गेम ही उलट दी। मानो अगर तुमने दोबारा बर्फानी लंगूर कहा तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसने आईब्रोज उचकाते हुए जरमीन को वार्निंग दी। वो दोनों गेम छोड़कर हमेशा की तरह छोटे बच्चों की मानी लड़ रहे थे और अर्जुन उनकी नोक झोंक पर मुश्किल मुस्कुराहट दबाए बैठी थी। मेरी जुबान, मैं जो मर्जी कहूँ, तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना अर्जुन, ये बिल्कुल बर्फानी लंगूर जैसा लगता है ना। उसने जिद्दी बच्चे की तरह हठधर्मी दिखाते हुए अर्जुन को भी अपना हम ख्याल करना चाहा। अर्जुन इस सवाल पर बुरी तरह गड़बड़ा गई। जरजान ने जमीन को घूरते हुए अर्जुन को देखा जो जरजान को ही देख रही थी। नजरें मिलने पर अर्जुन ने सटपटाकर नजरें झुका ली और जरजान खान मंगिश इसी मंजर का कैदी हुआ था। अर्जुन के चेहरे पर फैले हया के मबहूत कर देने वाले रंग देखकर जानलेवा मुस्कुराहट खुद ब खुद ही जरजान के लबों पर फैली। जरमीन जो अर्जुन के जवाब और जरजान के जवाबी हमले का इंतजार कर रही थी, जरजान को दिलनशीनी से अर्जुन को देखते हुए मुस्कुराता पाकर ठटकी और अर्जुन को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। हैजल ग्रीन आंखों में शरारत की चमक उभरी और सुर्ख लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैलती दोनों गालों में गड़े बना गई। वो मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और दोनों बाजू फैलाते हुए हूटिंग की। उसकी हूटिंग पर जहां जरजान होश की दुनिया में वापिस आया था, वहीं अर्जुन और गुलरुख भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। देखो जरजान आलम खान को तूफानी मोहब्बत हो गई है, वो भी उसकी बात मुकम्मल होने से कबल जरजान ने सरस से अपनी जगह से खड़े होते उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया। ये बस यूं ही बोले जा रही है, नेवर माइंड, मैं अभी इसका इलाज करके आता हूँ। वो अर्जुन को और अपनी माँ को माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहता उसे अपने साथ तकरीबन जबरदस्ती बाहर ले आया। बाहर लॉन में वो उसे शेड्स के नीचे ले गया। अखीर दिसंबर की सर्द तरीन रातें शुरू हो चुकी थी। बर्फबारी मामूल के मुताबिक जारी थी। सर्दी की शिद्दत से दोनों के गाल और नाक सुर्ख हो रहे थे। मानो तुम पागल हो गई हो। वो बाहर आकर उसके मुंह से हाथ हटाकर धीमे लहजे में हर लफ्ज पर जोर देकर बोला, तुम पागल हो गए हो अर्जुन की मोहब्बत में। उसने जताने वाले अंदाज में तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है बेवकूफ़, उसने दांत पीसते हुए कहा। वो जानता था कि अब जरमीन उसका खूब रिकॉर्ड लगाएगी। अच्छा, तो फिर क्या उसका स्केच बनाने के लिए उसे इतने गौर से देख रहे थे? जरमीन ने सर हिलाते हुए आईब्रोज उचकाई। जरजान ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। पागल लड़की, उसने हंसते हुए जरमीन के सर पर प्यार भरी चपत लगाई। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं हुई, बस वो मुख्तलिफ है और शायद मुझे भी अच्छी लगती है। जरजान ने बालों में हाथ फेरते हुए कंधे उचकाते साफ गोई से काम लिया। उसकी कंफ्यूज सी बात पर जरमीन हंस दी। तुम्हें वाकई मोहब्बत हो गई है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वो हंसकर गोया हुई। जरजान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सिली गर्ल कहता खुद भी उसके साथ हंसने लगा। क्या कर दिया अब हमारी सिली गर्ल ने? पीछे से आती आवाज पर वो दोनों हैरत से मुड़े। लाला, वो दोनों हैरत और खुशी से उनकी जानिब बढ़े। जरमीन जाकर अजलान के सीने से लग गई। अजलान के साथ खड़ी जारा जरमीन के बच्चों वाले अंदाज पर मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये कैसा है? जरजान ने जारा से खैरियत दरियाफ्त करते हुए उसकी गोद में मौजूद जरिक के फूले हुए गाल चूमे। लाला का बच्चा कैसा है? अजलान ने जमीन के सर पर बोसा देते हुए जरजान को भी साथ लगाया। आनी, इट्स नॉट फेयर, यू डिडंट इवन लुक एट मी। जर्क की खफगी भरी आवाज़ पर वो निहाल होती जारा से मिलती उसकी गोद में चढ़े जर्क की जानिब मुतवज्जा हुई। ओ माई क्यूट लिटिल प्रिंस, जरमीन ने पुचकारने वाले अंदाज में कहते उसके गाल चूमे और उसे जारा की गोद से लेने लगी थी कि बर वक्त जरजान ने जर्क को उठा लिया। तुम बस लाला को सलाम करो और इनसे सलाम लो, तो हमें तुम्हारे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों जरक? उसने जरमीन को चिढ़ाते हुए अपनी गोद में मौजूद जरक के गाल के साथ अपना नाक मस करते पूछा। उसकी बात पर जरक ने सर इस बात में हिलाया। जारा और अजलान अंदर जा चुके थे। मुझे दो, उसने जरजान को घूरते हुए जरक को उसे लेने के लिए बाजू बढ़ाए। क्यों दूं? ये सिर्फ मेरा जर्क है, तुम इसे दूर रहो जंगली बिल्ली, उसने पीछे होकर कहते हुए उसे मजीद चिढ़ाया। जर्क माई प्रिंस, कम टू मी। जरमीन ने जर्क को देखते बाजू उसकी जानिब बढ़ाए। जर्क ने एक नज़र उसे देखा, फिर जरजान को देखा। वो इस बात पर नाराज था कि वो पहले उससे क्यों नहीं मिली, मगर एक 5 साल बच्चा कहाँ तक नाराजगी दिखा सकता था। नहीं, हमने नहीं आना क्योंकि हम नाराज हैं आपसे। आप पहले क्यों नहीं मिली हमें? जरजान ने जरक को पिघलते देखकर उसका चेहरा अपनी जानिब करते जरमीन को मजीद गुस्सा दिलाया। जरमीन ने जरजान को घूरा, उसने बाजू हनूज बढ़ाए हुए थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जर्क, माई लव, प्लीज फॉरगिव मी, जरमीन ने मासूम रूहानी शक्ल बनाते हुए कहा तो जर्क ने फौरन अपने छोटे छोटे बाजू जरजान की गर्दन से हटाकर उसकी जानिब करते हुए झुका। जरमीन ने हाल होती उसे जरजान की गोद से लेती उस पर जताती नजर डालना नहीं भूली थी।
ज़रमीन ने उसके दोनों गाल शिद्दत से चूमे। ज़र्क हंसते हुए उछला तो ज़रमीन इनबैलेंस हो गई। ज़रजान ने फौरन दोनों को पकड़कर संभाला। किसने कहा था उठाने को? पहले खुद तो बड़ी हो जाओ मानो। ज़रजान ने फिक्र से कहते उसे पकड़कर बिठाया। बड़ी हो तो गई हूँ, मजीद कितनी बड़ी हो जाऊँ? वो खफगी से बोली। सिली गर्ल, मुझे तुम्हारी और ज़र्क की फिक्र है। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? मुझे भी ज़र्क की फिक्र है, उसने खफगी से कहते हुए ज़र्क को अपने साथ लगाया। वो अभी तक ज़रमीन की गोद में था। आई नो, बट मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी कोई फिक्र नहीं है। उसके लहजे में ज़रमीन के लिए परेशानी और फिक्र थी। से सॉरी टू हर जान। ज़र्क ने ज़रमीन के चेहरे पर खफगी देखकर ज़रजान को कहा। वो ज़रमीन को आनी और ज़रजान को जान कहता था। उसकी बात पर ज़रमीन ने हैरत से मुस्कुराते हुए उसे प्यार किया, जबकि ज़रजान ने हैरान होकर देखा था। दोनों की हैरत बजा थी कि वो कभी किसी एक की साइड नहीं लेता था, बल्कि दोनों को एक जैसा प्यार करता था। मगर आज उसने ज़रमीन की साइड लेकर ज़रमीन को बेहद खुश और ज़रजान को मुंह बनाने पर मजबूर कर दिया था। ज़रजान ने खफा सी नज़र उसके फूले गालों वाले सुर्ख चेहरे पर डाली। बाहर बर्फबारी पूरे जोरों शोर से जारी थी। सर्दी से बचने के लिए उसे व्हाइट फ्लेस डाउन जैकेट, ब्लू इंसुलेटेड स्नो पैंट, व्हाइट गरम ऊनी मफलर, व्हाइट और ब्लू ऊनी गरम टोपी, हाथों में ग्लव्स, पैरों में आइस बूट पहने हुए थे। सर्दी की वजह से उसके गाल और नाक सुर्ख हुए थे। काले स्याह बाल टोपी से निकलकर माथे पर बिखरे हुए थे। स्याह चमकदार आंखों में खफगी के गहरे रंग नुमाया थे। दरजान उसे कुछ देर देखता रहा। वो मासूम शक्ल बनाकर दरजान को, उसकी मासूम शक्ल देखकर दरजान की खफगी पल भर में हवा हुई। दरजान ने आगे होकर उसके गाल चूमे। वो हंस दिया। हंसते हुए उसके भी दोनों गालों में दरजान और जरमीन की तरह गहरे डिंपल पड़ते थे। जान की जान, अगर ऐसी मासूम शक्ल बनाकर कहोगे तो मैं 100 दफ़ा भी सॉरी कह दूंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी ज़रक की डियरेस्ट आनी। ज़रजान ने कानों को हाथ लगाकर कहते हुए ज़रमीन को शरारती नजरों से देखा। ज़रमीन हंस दी। अपनी आनी को हंसता देखकर वो भी मुस्कुराता हुआ उन दोनों के साथ बातों में मशगूल हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अजलान और ज़ारा ने एक जुबान उन्हें सलाम किया। वो जो अर्ज़म से बात कर रही थी, अजलान की आवाज़ पर हैरत और खुशी से मुड़ी और दोनों को एक साथ अपने साथ लगाया। अर्जुन ने आज दरजान की आंखों में एक अलोही सी चमक देखी थी। वो इसी बारे में सोच रही थी कि उनकी आवाज़ पर चौंकी। ओ मेरे खुदाया, मैंने तुम दोनों को कितना याद किया था। उन्होंने बारी बारी दोनों की पेशानी चूमते भीगे लहजे में कहा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया मम्मी, मगर अजलान को बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अजलान उसे देखकर रह गया, जिसने आज भी आते साथ सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। मम्मी, इस दफ़ा तो मैंने पहले ही बता कर आई हूँ कि जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। ज़ारा ने उनके साथ बैठते हुए एक नज़र दाएं जानी बैठी खूबसूरत लड़की को देखा, जो सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए थे और पेशानी पर बैंडेज थी। उसकी नज़रों में सवाल देखकर गुलरुख ने उसका तारुफ करवाया। अजी, ज़ारा, ये मेरी बेटी है, अर्जिम और जरजान की होने वाली बीवी। उन्होंने अर्जिम को अपने पास बुलाते मोहब्बत से उसका तारुफ करवाया। गुलरुख आखिरी बात पर अर्जिम के चेहरे पर गुलरुख की आखिरी बात पर अर्जिम के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ये ब्लश कर रही है, कितनी इनोसेंट है। ज़ारा ने उसके सुर्ख होते चेहरे को नरम मुस्कुराहट से देखते हुए प्यार से उसका गाल छुआ तो वो मजीद झीम गई। वेलकम टू फैमिली बेटा। अजलान ने बिल्कुल जरमीन की तरह उसके सर पर प्यार दिया। लाला, आपके 4 बेटे हो गए हैं अब। ज़रमीन ने अंदर दाखिल होते उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़रजान और ज़र्क भी ज़रमीन के पीछे ही अंदर आए और आतिशदान के पास पड़े काउच पर जा बैठे। अजलान की आंखों में सवाल देखकर वो धीमा सा हंसी। मैं, ज़र, अर्जीम और ज़र्क, सबको तो आप बेटा कहते हैं, तो 4 बेटे हुए आपके। उसके जवाब पर सब हंस दिए। लाला, बेटों को छोड़ें, ये बताएं भाभी को क्या कहते हैं? ज़रजान की शरारत से पूछने पर अजलान का कहका बेसाख्ता था। ये तो मेरी क्वीन ऑफ हार्ट है, उसने ज़ारा को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो ज़रजान और ज़रमीन ने सीटी के अंदाज में हुटिंग की। ज़ारा शर्म आगी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए थी। अर्जुन भी खुलकर हंस दी। ज़रजान और ज़रमीन को देखकर ज़रक ने भी उनकी नकल करने को मुंह खोलकर चीखें मारनी शुरू कर दी। उसकी मासूम हरकत पर सब निहाल हुए। ज़रजान ने अपनी गोद में बैठे ज़रक के गालों पर प्यार करते उसे नरमी से खुद में भेजा। गुलरुख ने आगे बढ़कर ज़रक को ज़रजान से लेकर उसे प्यार किया। ग्रैनी, आई मिस यू आ लॉट। उसने नरमी से उनके गाल पर प्यार करते हुए बाजू फैलाकर कहा तो सब मुस्कुरा दिए। ओ ग्रैनीज लव, आई मिस यू टू। उन्होंने निहाल होते उसके फूले हुए गाल चूमे। ज़रजान और ज़रमीन का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे उठाकर कहीं दूर भाग जाएं। अज़ीम भी इस खूबसूरत से सुर्खों सफ़ेद रुई के जैसे गालों वाले बच्चे को देखकर खुद को प्यार करने से रोक ना पाई और आगे बढ़कर उसके गाल पर बोसा दिया। वो था ही इतना खूबसूरत और क्यूट कि कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता था। हे ब्यूटीफुल यंग लेडी, हु आर यू? उसने अर्जिम के गाल को अपने छोटे से हाथ से छूते हुए पूछा। उसके तर्ज खातों पर जहां अर्जिम हैरान हुई थी, वहीं सबने अपनी हंसी जब्त की। आई एम अर्जम दुरानी। उसने हैरत पर काबू पाते उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मम्मी, आपको याद है, जर भी हर खूबसूरत लड़की को देखकर ऐसे ही करता था। अजलान ने हंसते हुए कहा तो सब हंस दिए। अर्जुम ने हैरत से जरजान को देखा। जरजान ने खिसिया कर सर पर हाथ फेरा। लाला, मैं अपनी इज्जत की खातिर ऐसे तमीज से मुखातिब करता था, उसने सफाई पेश करनी चाहिए। एक दफ़ा फिर हंस दिए, सब हंस दिए। जर्क डियर, शी इज़ आल्सो योर आनी। जरमीन ने जर्क को गुलरुख से लेते हुए अपने साथ बिठाते अर्जुम के बारे में आगाह किया। अर्जुम और जरमीन जर्क को लिए 3 सीटर सोफे पर बैठी थी। उनके सामने काउच पर अजलान बैठा था और उसके साथ सोफे पर ज़ारा और गुलरुख बैठी थी। हाउ? जरमीन की बात पर जर्क ने छोटे छोटे हाथ सवालिया अंदाज में उठाए। बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर। जरमीन के जवाब पर उसने एक नज़र अर्जुम को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आई वुड लाइक टू हर बी माई
आई वुड लाइक हर टू बी माई आनी बट उसने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, मगर चेहरे पर उलझन के तासुरात लिए। गुलरुख को मुखातिब किया, ग्रैनी इज शी यूर डॉटर? उसने अपने मखसूस अंदाज में फ्रेंच लबो लहजे में इंग्लिश बोलते इस्तफसार किया। गुलरुख ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। सब उसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी उलझन दूर करके उसने अर्जुन को देखा, फिर ऊंचा होकर अर्जुन के गाल पर बोसा दिया। ये इस बात का इजहार था कि उसने अर्जुन को अपनी आनी तस्लीम कर लिया था। अर्जुन ने निहाल होते उसे प्यार किया और उसे चॉकलेट खिलाने लगी।